क्यों होता है? रील से देख के टूथपेस्ट वगैरह ना लगाएं, रील से देख के चूना ना लगाएं, जो बहुत लोग कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ काला ऐसा निशान पड़ता है कि मेरे जैसे डर्मेट को भी बहुत सालों साल लग जाते हैं उस निशान को ठीक करने में। सिंपल थिंग इज नंबर 1 जो कोई भी कर सकता है कि किसी भी एज में, इस मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, नींबू, तीनों का फ्रेश मिक्सचर बनाइए एक चम्मच के अंदर, गीली उंगली से जहां जहां एक्ने दिन में 5 बार ही लगाइए। मतलब एक्ने स्कार ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अंदर से बाहर ब्यूटी है, अंदर से बाहर आपकी स्किन अच्छी है। मैं 5 टिप्स आपको दूंगी। रोजाना लाल, पीला, जामुनी, हरा, इन रंगों को अपनी डाइट में लाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो शायद पैसे बनाने के लिए या उनके पास क्लाइंट्स आए ऐसी टिप्स देते हैं, पर आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड, जरूरत नहीं है इन चीजों की, जो हम पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उसके बिना हम खूबसूरत रह सकते हैं। कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो मैं क्या करूं? हो भी सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट कोरियन ग्लास स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दैट इट्स अ प्रॉपर ओरिजिनल कोरियन हर्बल ट्रीटमेंट। इतनी सच्ची और ऑनेस्ट टिप्स आप दे रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके तो क्लाइंट बनेंगे ही नहीं? काफी बारी हुआ है मेरे साथ, ये हो चुका है करियर में, वो जाके कहीं और करा के फेल होके फिर मेरे जिंदगी भर के क्लाइंट्स बन जाते हैं। एंड आई फील कि ये बालों के लिए जो बालों की दुकान है उसमें आप ट्रैप ना हो, आप अपनी डाइट को थोड़ा बेटर करें। बायोटिन, विटामिन एच जो है वो अपनी डाइट में रोजाना लाएं। अगर आप स्पेशली दिल्ली में रहते हो, वो आपको मिलेगा सोयाबीन में, न्यूटेला में, या एग में, या नॉनवेज फूड आइटम्स में। तो ये आपको रोजाना खाना ही चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है थोड़ा मुश्किल है, बट लाइए, वरना हरी सब्जियां या लेंटिल्स में। बट फिर वो ये लेंटिल को आप बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप गैस पे किसी भी चीज़ को लंबा देर उगाते हैं, पकाते हैं, तो वो सारा उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो ऊपर उसी की चिमनी में ही लग जाता है, समझ लीजिए स्ट्रेट अवे किचन वॉल्स में। जितना कम आपका खाना गैस पे चढ़ेगा उतना उसका न्यूट्रिशन आपके लिए बचेगा। क्या हेयर ऑयल का बालों के लंबे घने होने या बाल्डनेस रोकने से कोई है रिलेशन? आप तेल की जगह एलोवेरा जेल पे शिफ्ट करने की कोशिश करिए अपने आप को, तो वो आपको वाकई में बहुत फायदा देगा। प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि वो नेचुरल है तो अच्छा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लेम किसको कर रहा है? आपको जिसने खरीदना है उसको अपना बेचने के लिए प्रोडक्ट। दैट्स इट। देयर इज नो लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और कोई भी चीज़ जो नेचुरल होगी फिर उसका शेल्फ लाइफ बहुत लंबा होगा, 3-4 साल के लिए। ये सब बातें आप समझिए। वो नेचुरल लिख के नीचे लिख देते हैं एक्सपायरी इन 6 मंथ्स, तो मतलब कुछ तो केमिकल है उसमें। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? एक क्रीम बता रही हूँ, उसे लगा लो, बिल्कुल कोरियन जैसी स्किन हो जाएगी। अच्छा, धूप में गए थे, स्किन टैन हो गई, आलू का और टमाटर का रस मिला करके लगा लो, पहले जैसी स्किन हो जाएगी। पिंपल हो गया है, एलोवेरा जेल ट्राई करो। जब मुझे पिंपल हुआ था तो ऐसे ही ठीक हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हमारे आसपास या सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी सलाह देने वाली बहुत सी रील और लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं मिलता। फॉर्चुनेटली टेक ऑफ विद एसकेटी में आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो मैं और आप, हम दोनों मिलकर वेलकम करते हैं, बोर्डिंग पास देते हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट दीपाली भारद्वाज को। दीपाली जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो क्योंकि मुझे आपकी स्किन ही बहुत ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है, तो एक हेल्दी स्किन क्या होती है, ग्लोइंग स्किन क्या होती है? देखिए, हेल्दी स्किन बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन इज़ द मिरर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। सो अंदर आप क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है। सिर्फ बाहर लगाने से फ़र्क नहीं पड़ना। लगाने से सिर्फ हम मेकअप लगाएं, ग्लो आ गई, और उसमें हम कुछ भी छुपा सकते हैं। अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या खा रहे हैं, क्या नाइट क्रीम लगाते हैं, क्या सनस्क्रीन लगा रहे हैं। इट्स अ होल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और हेल्दी स्किन हर एज में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और होनी भी चाहिए। एंड अच्छी स्किन रखने के लिए बस आपकी मुश्किल से दिन में मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट्स मैक्सिमम। और इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। बिल्कुल, करना भी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको कोई पिंपल हो जाता है या आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, वो ना हो, इसीलिए आज का ये पॉडकास्ट। पिंपल मुझे लगता है एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है। टीनेज में भी होता है, और अब तो मुझे लगता है अडल्ट जो है उन्हें भी बहुत इसकी प्रॉब्लम है। पिंपल क्यों होता है? देखिए, एक्ने इज़ बेसिकली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। काफ़ी हद तक हार्मोनल भी कहा जा सकता है, किसी चीज़ से एलर्जी भी कहा जा सकता है। जैसे कुछ लोग सनस्क्रीन ठीक नहीं लगा रहे हैं, धूप से भी हो सकता है, आप देखेंगे वर्कर्स वगैरह में। और जो हार्मोनल एक्ने है उसका एडवेंट बढ़ गया है पोस्ट कोविड। हार्मोनल एक्ने कहने का मतलब है मेडिकली एनी एक्ने आफ्टर द एज ऑफ 30। इसका जो राइज हुआ है ना, इंक्रीज, वो पोल्यूशन और कोविड की वजह से हुआ है।
जो मैंने नोट किया अपनी प्रैक्टिस में। और जो हार्मोनल एक्ने है वो तो हमेशा से रहा है, सदियों से रहा है। पहले वो ग्रैंड मान उसके होते थे मुल्तानी मिट्टी के, तो वो सब हमेशा से रहा है। मगर सबसे कॉमन चीज़ जो सारे एक्ने में है, जो कोई भी अपने घर पे कर सकता है, कि रील से देख के टूथपेस्ट वगैरह ना लगाएं, रील से देख के चूना ना लगाएं, जो बहुत लोग कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ काला ऐसा निशान पड़ता है कि मेरे जैसे डर्मेट को भी बहुत सालों साल लग जाते हैं उस निशान को ठीक करने में। और मैंने अपने करियर में बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने ऐसे घरेलू नुस्खे से, कि बहुत अर्जेंट था डॉक्टर, हमने एक्ने निकालना ही निकालना था, और अच्छे खासे लोग भी जो काफ़ी से जिनका टीवी प्रेजेंस हो या कुछ हो, जिन्हें तुरंत जाना है कहीं, टीवी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, दिन लाइक नहीं डॉक्टर हमें निकालना ही था, तो बस निकाल दिया चूना वूना कुछ भी लगा के, और वो काला निशान पड़ गया और 6-8 महीने लग गए उसको हटाने में। सो ये सब ना करें। तो जो आप कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। सिंपल थिंग इज, नंबर 1 जो कोई भी कर सकता है कि किसी भी एज में, इस मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, नींबू, तीनों का फ्रेश मिक्सचर बनाइए एक चम्मच के अंदर। गीली उंगली से जहाँ जहाँ एक्ने है दिन में 5 बारी लगाइए। आपको बहुत अर्जेंसी है कल अपना एक्ने हटाने की, पिंपल हटाने की, तो उस पर लगा लीजिए। बेशक गंदे मतलब फेस आपने एक बारी वॉश कर लिया, उसके बाद बस ये लगाया, 5-10 मिनट आधे घंटे बाद खाली पानी से धो लिया। बर्फ़ मल सकते हैं आप उस जहाँ पे आपको पिंपल है, अगर आपको घरेलू नुस्खों में जैसे विश्वास है। और इस नुस्खे को आप रात को भी लगा के सो सकते हैं। इन तीनों का कॉकटेल आपने रात को एक्ने पे लगा लिया। और जो आपने कहा कि एलोवेरा, जो काफ़ी लोग कहते हैं, बट एलोवेरा जेल जब भी हमारे फेस पे कोई प्रॉब्लम हो, फ्रेश पत्ते से निकाल के ना लगाएं, उससे आपको एलर्जीज बढ़ेंगी। आपको मार्केट वाला प्रिजर्वेटिव वाला ही लगाना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़, पानी ज़्यादा पिएं। तीसरी चीज़, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें दूध कम लेना है, मीठा कम खाना है, तला हुआ कम खाना है जब हमें एक्ने है। और चौथी चीज़, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। आप पसीना करेंगे, आपके पोर्स खुलेंगे, आपका सॉल्ट जो आपके बॉडी का एक्सेस सॉल्ट है वो निकलेगा, बैलेंस ठीक होगा सोडियम पोटेशियम का, तो भी आपका एक्ने थोड़ा कंट्रोल होगा। जो लोग ओबीस होते हैं, जो लोग स्टैटिक होते हैं, फिजिकली कम एक्टिव होते हैं, आप देखेंगे उनके एक्ने लंबे टाइम रहते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप बोल रहे हैं कि नींबू, मुल्तानी मिट्टी, इससे ठीक हो सकता है, घरेलू उपाय से भी एक्ने ठीक हो सकता है। और दूसरी अच्छी चीज़ आपने ये भी बताई कि जो स्कार थे वो भले 6-8 महीने में, पर आपने ठीक किए। यस करे। तो मतलब एक्ने स्कार ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हमेशा के लिए जा सकते हैं। सी एक्ने स्कार्स मेडिकल टर्म्स में अलग अलग तरह के होते हैं। एक हुआ गड्ढे, एक हुए मार्क्स। मार्क्स को हम सिर्फ पोस्ट PIH कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, कि निशान हुए। और गड्ढे होते हैं जो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, बॉक्स, आइस पिक, सर्कल, ओवल, अलग अलग। तो जो स्कार्स होते हैं उस पर दुनिया में कोई भी 10-10 हज़ार की क्रीम्स आती हैं मार्केट में आज की डेट में, जिन्हें मैं बहुत मरीजों को मिली हूँ जिन्होंने खरीदी है, लगाई है इंस्टाग्राम से या अब्रॉड गए वहाँ से ले आए, ला प्रेरी वगैरह की अलग अलग कंपनीज़ की आती है जो क्लेम करते हैं स्कार्स हटाएंगे, मगर वो इन स्कार्स पे काम नहीं करती इंडियन स्किन पे। इंडियन स्किन बहुत थिक स्किन्ड है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग वाकई अच्छी मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, विच इज़ गुड, एंड इसकी वजह से हमें रिंकल्स कम आते हैं। अगर आप नोट करेंगी, अमेरिकन और यूरोपियंस के रिंकल्स कितने आ जाते हैं, 30s में ही उनके इतने सारे रिंकल्स होते हैं। हम लोग सब थिक स्किन लोग हैं, सो हमें उनकी महंगी क्रीम्स भी नहीं काम करेंगी क्योंकि वो साइंटिफिकली अलग तरह से बनी है। तो एक्ने स्कार पे सिर्फ लेज़र काम करेगा, डर्मा रोलर काम करेगा, आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट काम करेगा अगर गड्ढा है। अगर मार्क है तो उस पर क्रीम्स काम करेंगी जो इंडियन स्किन के लिए बनी है। मोटी चमड़ी वाले हम लोग हैं, लेकिन ये जो पिंपल स्टिकर मिलता है वो क्या काम करता है? इट्स ऑल अ गिमिक। ये एक्ने, ये पिंपल स्टिकर वगैरह मेरे हिसाब से सब गिमिक है, ये नहीं काम करता है। लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि देखिए इस फील्ड के अंदर ना इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री नाउ। सो आज की डेट में रोज़ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे तो हर हफ्ते कोई ना कोई यंग पेशेंट मिलता है कि डॉक्टर आपने ये नहीं देखा, ये नई रील से मैंने ये सीख के आई हूँ। सो ऑलमोस्ट एवरी डे, एंड जिसकी वजह से मुझे इंस्टाग्राम पे मैं नई एक्टिव हुई हूँ। मैं पहले सिर्फ ट्विटर देखती थी, मगर पेशेंट्स की वजह से मेरे को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, और मैं ये देख रही हूँ कि वाकई यहाँ पे बहुत चीज़ें गलत चल रही हैं। जैसे कोरियन ग्लास स्किन के नाम पे अभी रिसेंटली मेरे पास एक यंग लड़की आई, उसने अपना स्किन पूरा ख़राब कर लिया। वो देहरादून से किसी को फॉलो कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उसने 6 महीने इंस्टाग्राम से उसको बहुत अच्छी स्किन मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉयड था। वो लोग साथ में क्रीम भी आपको सेल करते हैं घर पे, तो वो कुछ उनकी किट थी वो की, फिर उसने वो क्रीम लगाई, उसकी स्किन बहुत ही अच्छी होती रही। 1-2 महीने उसने नहीं लगाई तो पूरा फेस रेड हो गया और बाल आ गए उसके। यंग बच्ची 23 साल की, आप इमेजिन करिए कितना उसको अपसेटिंग लग रहा होगा। फिर वो फादर के साथ आई क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स
डॉक्टर्स ने कह दिया शेव करो, तो शी कुडंट बिलीव इट, द फैमिली, कि 23 ईयर ओल्ड लड़की को चीक्स पे शेव करना पड़ेगा. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम प्रोडक्ट फॉर स्किन वाइटनिंग. लेकिन कितना भी महंगा प्रोडक्ट है, अगर वो ये क्लेम कर रहा है कि एक्टर और एक्ट्रेस भी इतनी ग्लोई स्किन इसलिए होती है क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं, तो आप भी 20,000 50,000 की क्रीम ले लो और वैसी स्किन हो जाए, तो वो गलत है. नहीं होता ऐसा. ऐसा कुछ नहीं होता. प्लीज़ डोंट थिंक कि महंगा प्रोडक्ट ही आपको काम आएगा. महंगे प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा जो आपको काम आएगा. हमने पहली चीज़ इस पॉडकास्ट में जो आपको कही है, अंदर से बाहर ब्यूटी है, अंदर से बाहर आपकी स्किन अच्छी है. मैं 5 टिप्स आपको दूंगी. रोज़ाना लाल, पीला, जामुनी, हरा इन रंगों को अपनी डाइट में लाएं, बेक्ड, बॉइल्ड या ग्रिल्ड फॉर्म में. अब आप बैंगन भरता खा रहे हैं, जैसे मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा जो हमने बचपन में खाया. आज की डेट में हम बेक्ड ऑबरजीन खाते हैं, तो बेक्ड अगर आप खा सकते हैं पर्पल, या आप जामुन खाएं या ब्लूबेरी खाएं, पर्पल सैलेड लीव्स खाएं. ये आपको रोज़ डाइट में ऐड करना थोड़ा मुश्किल लगेगा. बाकी रंग बहुत ईजी हैं. लाल, पीला, हरा, कैप्सिकम तो मैं रोज़ खाती हूँ, उसके ऊपर नींबू डाल लो, सो वो आपको सारे कलर्स मिल गए. दूसरी चीज़, 4 लीटर पानी पीना है रोज़ाना. तीसरी चीज़, एक बारी सुबह फेस वॉश करना है, एक बारी रात को करना है. कितनी भी ठंड हो, कितना भी आलस आए, ठीक है, मूड ख़राब हो, कुछ भी हो, तो रात को अगर आपको लगता है कि दिल्ली की ठंड में आपसे नहीं फेस वॉश हो रहा है, तो कुछ रोज़ वाटर रख लीजिए, या तो घर पे खुद बना लीजिए या किसी भी ब्रांड का खरीद लीजिए. बेड पे लेटे लेटे रोज़ वाटर 2-3 बारी डालिए, प्लेन टिश्यू से डैप करिए, उसके बाद फिर रोज़ वाटर डालिए. अपने फेस पे हमेशा आदत बनाइए हल्के गीले फेस पे नाइट क्रीम लगाने की, उससे मॉइस्चर सील होता है विद एज. आफ्टर 25 सबको हल्के गीले फेस पे ही क्रीम्स लगानी चाहिए, ठीक है. और आखिरी चीज़, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए. सनस्क्रीन लगाना एक आपकी अच्छी स्किन के लिए एक इट्स लाइक एन आर्ट. सनस्क्रीन नॉर्मली नहीं लगाना है. हमारी फिंगर के अंदर एक मेजरमेंट यूनिट है, ये 3 डब्बे बने हुए हैं, तो इसके अंदर 1.5 फिंगर टिप इतना आपको सनस्क्रीन लगाना है रोज़ सुबह. और दिस शुड बी योर बेस इवन बिफोर मेकअप. अगर आप रात को भी पार्टीज़ पे जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे बहुत लाइट्स वगैरह होंगी, तो आपको रात को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए इफ़ यू वांट गुड स्किन. और क्या ये सनस्क्रीन रिपीट करते रहना चाहिए? Yes, if you have pigmentation, if somebody is suffering from any pigmentation or acne scars or something, और early wrinkles, या कोई बहुत यंग लगना ही चाहता है लंबे टाइम के लिए, सो आपको सनस्क्रीन एक बारी सुबह, आप घर पे हों, इंडोर्स हों तो भी, और एक बारी लंच से पहले लगाना ही चाहिए. ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो कुछ भी कर लें, उनके पिंपल दूर ही नहीं होते, और कुछ लोग कुछ भी कर लें, उनको एक्ने कभी होता ही नहीं है? इट इज़ डाइट, इट इज़ स्ट्रेस. आप क्या सोचते हैं, आपका अंदर से अगर आपकी थॉट्स, जो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं उनको वैसे भी कोई भी बीमारी लंबा नहीं रहती. अच्छा. ये मैंने पर्सनली नोट किया है. हाँ. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हैं, एंड जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है. एंड पोल्यूशन, जो बढ़ता पोल्यूशन है नॉर्थ इंडिया का, इट्स हॉरिबल. तो इसके अंदर अगर किसी को दाने या कोई स्किन एलर्जी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो एलर्जी की वजह से भी बढ़ सकता है. सो इसलिए हर एक का अपना अलग अलग बॉडी का ऑफकोर्स रिस्पॉन्स रहता है. हम कोविड में तो हर ने देख ही लिया, डॉक्टर्स नॉन डॉक्टर्स समझ ही गए, है ना, किसी को आया स्ट्रॉन्ग, किसी को नहीं, वो वाली बात है. मगर आप अपने लिए जो कर सकते हैं, आज हमने काफ़ी चीज़ें अभी जो बातों बातों में आपने मुझसे निकलवा ली. मुझे लगता है ये अच्छी टिप्स हैं जो अगर लोग फॉलो करें, इट विल गिव देम गुड स्किन. हाँ. अच्छा, फेस वॉश की आपने बात की, एक बार सुबह फेस वॉश करना है, एक बार शाम में करना है, तो क्या मार्केट में अवेलेबल कोई भी फेस वॉश हम खरीद सकते हैं, या उस पर लिखा होता है दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, तो ऐसे हम कोई भी पिक कर लें और उससे फेस वॉश कर लें, हो जाएगा? नहीं, आइडियली यू शुड ऑलवेज यूज़ अ फेस वॉश. मतलब कीप चेंजिंग द ब्रांड. ये जो जॉनसन एंड जॉनसन का शैम्पू का जो फियास्को हुआ था, जिसमें इतना बड़ा कंज्यूमर उनको देना पड़ा था, बट यूएस में, राइट, उसके बाद मैं हर एक को यही कहती हूँ, अगर आपको कोई भी ब्रांड पसंद आ गया, उसके मैक्सिमम 2 फेस वॉश खरीदें, उसके बाद 2 फेस वॉश किसी और कंपनी के, फिर 2 वापस. अनलेस एंड अनटिल आपको पता है कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही जेन्युइन है, आपकी आंखों के सामने बना है, या कोई डॉक्टर बहुत स्ट्रांगली उसको कह रहा है, तो, और उस डॉक्टर पे भी आपको विश्वास होना चाहिए. और वो कौन सी गलतियां हैं जो हम में से ज़्यादातर लोग करते ही हैं स्किन के लिए? बहुत गलतियां जो मैंने नोट करी हैं. एक तो नंबर 1, लोग जो इंस्टाग्राम के द्वारा प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं. नंबर 2, आज की डेट में इतनी कंपनीज आ गई, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पूरा टाइम आपको कम से नॉन स्टॉप सनस्क्रीन के नाम कह सकती हूँ. 100 से 110 सनस्क्रीन के नाम मुझे पता है, जिसमें से 70-80 बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स हैं. 70-80 अलग अलग स्किन टाइप के. मगर अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगी तो 250-300 सनस्क्रीन नाम निकल आएंगे, जिसमें से 200 नकली सनस्क्रीन होंगे शायद, या उससे ज़्यादा. तो ये नहीं होना चाहिए. आप लोग प्लीज़, ये जो नए नए प्रोडक्ट कंपनीज आ रही हैं, कोई लाइसेंस नहीं है हमारे देश में. ये तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती भी रहती हूँ अलग अलग माध्यम के द्वारा, कि देयर हैज़ टू बी अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी. ये जो होम मेड प्रोडक्ट्स के नाम पे छोटी छोटी कंपनीज आ गई हैं, कोई प्रोडक्ट लाइसेंसिंग की कोई स्ट्रेस ही नहीं है. तो वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में स्किन कैंसर जैसी चीज़ों के एपिडेमिक्स आएंगे
इंडिया में। अगर आप देखेंगी जिस तरह से पोल्यूशन बदल रहा है, ऑस्ट्रेलियन स्किन जैसी हम लोगों की स्किन होती जा रही है, तो आगे इन आवर जनरेशन वी विल डेफिनेटली सी अ ह्यूज राइज इन स्पाइक इन स्किन कैंसर, जिसके लिए इंडियंस रेडी नहीं है, लोग इग्नोर करते हैं। और सनस्क्रीन किसी को गोरा नहीं करता। जैसे लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन से हम गोरे हो सकते हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैं तो सनस्क्रीन लगा रही थी मैम, फिर भी टैनिंग हो गई। ऐसा नहीं है। टैनिंग से हाँ आपको थोड़ा बचा सकता है, मगर सबसे ज़्यादा वो आपको बचाता है स्किन कैंसर से, रिंकल से, ऑफ कोर्स पिगमेंटेशन जिसको ऑलरेडी है उसको, या पिगमेंटेशन स्टार्ट होने से। मगर फिर पिगमेंटेशन के रीजन जनरली इंटरनल होते हैं, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस, आपके हार्मोन्स, है ना। इट इज़ नॉट कि सिर्फ बाहर से आ सकता है, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बो। और ये मार्केट में जो अंडर आई मास्क मिल रहे हैं, फेस मास्क मिल रहे हैं, और मुझे लगता है वो बहुत इजी भी होता है हमारे लिए कि बस ख़रीदा और घर पे वो फेस पे अप्लाई कर लिया और 10-15-20 मिनट बैठना है। तो क्या उसका यूज़ करना चाहिए हमें? लेस इज़ मोर, ठीक है। सो कम से कम चीज़ें लगाइए। और किसी भी ब्रांड आपको पसंद आ गया कि आपकी दोस्त को है, तो डॉक्टर ऐसी बोल रही थी इस शो पे और मेरी दोस्त को तो लगाया अंडर आई मास्क, उसको बहुत अच्छा है, तो आपको पसंद आ रहा है, प्लीज़ करिए। एक बारी करिए, 2 बारी करिए, फिर जब आपका 2 बारी मन करे ना करिए। बर्फ़ मल लीजिए, कुकुम्बर जूस लगा लीजिए अंडर आई पे। पोटैटो जूस का बहुत फ़ायदा है। थोड़ी भी जो आई बैग्स होती हैं आप उस पर पोटैटो जूस लगा लीजिए। आइजिंग जो कहते हैं ना, कोल्ड वाटर बाथ्स और फेस पे आइज़ मलना, वो वाकई साइंटिफिकली इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अगर कोई अपने फेस को यंग रखना चाहता है दिल्ली के विंटर्स में भी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू, यू कैन एक्चुअली रब आइज, आपका फेस वाकई टाइट लगेगा। सो घरेलू नुस्खों को आप जितना चाहे करिए, मार्केट वाली चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा लिमिटेड करिए, क्योंकि हम पोल्यूशन और केमिकल से वैसे ही ग्रहित हैं एंड हमें उससे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था डॉक्टर दीपाली कि आप जब आएंगी हमारे पॉडकास्ट में तो आप व्यूवर्स को ये बताएंगी कि घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जो डर्मेट होते हैं वो बताते हैं कि नहीं ये तो नहीं करना है, आपने तो जो हम प्रोडक्ट बता रहे हैं वो यूज़ करना है। मुल्तानी मिट्टी मम्मी क्या करती थी, ठीक है आपको नहीं यूज़ करना। आई एम वेरी हैप्पी कि आप इनके फेवर में हैं। थैंक यू। आई पर्सनली डू इट एक्चुअली एंड आई फील कि अब आगे आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुल्तानी मिट्टी एंड चंदन का पाउडर ना, दिस कॉकटेल इज़ एक्सेलेंट फॉर एक्ने, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर ओवर द ईयर्स। मगर हाँ, आप उसकी बेस्ट पॉसिबल ब्रांड खरीदिए, सैंडलवुड रेड खरीदिए। मुल्तानी मिट्टी फाइन होनी चाहिए, पिसी भी होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आपको फ़ायदा दे। और ये जो अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं ये क्यों होते हैं? अंडर आई डार्क सर्कल के बहुत रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है जेनेटिक। अगर कोई कहता है कि उसको 10 या 12 साल की उम्र से है, या उसकी मदर या सिस्टर को भी है, तो हो सकता है कि उसकी अंडर आई का जो सॉकेट है ना, जो मतलब जिसके अंदर हमारी आंख बैठी हुई है, आंख की पुतली, वो यहाँ की हड्डी आपकी थोड़ी डीप है। वो जेनेटिक कुछ फैमिलीज़ में रन करती है कि सारी फैमिली को ही डार्क अंडर आई, मम्मी, डॉटर, 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 सबको। उसका कोई इलाज नहीं है? उसके लिए हम डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा देते हैं, फिलर लगा के इसको खींच देते हैं, तो वो गैप भर जाता है 2 साल के लिए, वो दिखाई नहीं देती। दूसरा रीज़न हो सकता है आप अच्छे से सोए ना हो, स्ट्रेस्ड हो, ठीक है, तो वो रीज़न बहुत कॉमन है। तीसरा, अगर आपकी बॉडी में आयरन और विटामिन B12 की कमी है तो भी आपको डार्क अंडर आई सर्कल्स आ जाते हैं। फोर्थ, अगर आप काजल लगा के आप काजल नहीं उतार के सोते हैं, तो काजल और उसकी तरह के कोई केमिकल्स भी आपको वहाँ पे इरिटेशन कर सकते हैं एक तरह का। आपको बाहर से इरिटेशन नहीं होगी, मगर काजल यहाँ से लेक्राइमल डक्ट से कहीं से या तो ऑब्जॉर्ब करके, इट इज़ वेरी कॉमन, जो लोग बहुत मेकअप लगाते हैं ओवर द ईयर्स कि 10 साल 12 साल बाद कहेंगे कि मेरे यहाँ पे डार्क अंडर आइज होने लग गया, डॉक्टर मैं सोती ठीक हूँ, ब्लड लेवल्स ठीक हैं। सो वो नोट किया है कि बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सेकेंडरी टू केमिकल्स। सो कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ आई कि अगर जेनेटिक है तो आप फिर किसी चक्करों में ना पड़े, हाँ आप जी। किसी डॉक्टर के पास ना जाएं, कोई रेमेडी आप यूज़ ना करें। अगर जेनेटिक है तो वो होगा डार्क सर्कल, वो होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। एक हमारे देश में एक अलग चीज़ जो मैंने नोट करी है कि आज इज़ द ओनली कंट्री अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे डॉक्यूमेंटेड है हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ्स। एंड मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना मेहनत हम करते हैं, जितने मरीज़ हम देखते हैं, बहुत सारे देश हैं वो नहीं देख पाते वहाँ के डॉक्टर्स। उसके बावजूद जब ये हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक इकलौता वो यही है कि यहाँ कोई लाइसेंसिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे ब्यूटिशियन, एस्थेटिक फिजिशियन, दूसरी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, सब हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सब बोटॉक्स फिलर कर सकते हैं, सब केमिकल पील कर सकते हैं, सब फिलर्स लगा सकते हैं। सो जो सरकार की एक वेबसाइट आई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, आप किसी भी शहर में बैठे हो, आप महाराष्ट्र, बॉम्बे में बैठे हैं, आप टाइप करिए महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, मेरा नाम डालिए। अगर आप जिस भी डॉक्टर के पास
चेक कर रहे हैं, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। सो अगर मैं बॉम्बे की, वहाँ की रजिस्टर्ड हूँ महाराष्ट्र की, बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल, तो एक सरकारी वेबसाइट खुलेगी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल की, उसके अंदर आपको मेरा चट्टा पट्टा दिख जाएगा, डॉक्टर पास है, फेल है, डर्माटोलॉजिस्ट है, या प्लास्टिक सर्जन है, या ENT डॉक्टर है। सो प्लीज़ एक ट्रेंड डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएं। ये सरकार ने स्टार्ट तभी किया था जब आफ्टर डेथ्स इन हेयर ट्रांसप्लांट, और सरकार इसके अंदर लाइसेंसेस भी लेके आ रही है धीरे धीरे, बट जब तक वो लेके आएगी एटलीस्ट आप लोग एक कंज्यूमर अलर्ट हों और अपने आप को इंटेलिजेंट रखें, अलर्ट रहें। बट ये भी मुझे आपसे ही पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ भी हो रही है इंडिया में, क्योंकि क्लेम तो यही किया जाता है कि बहुत सेफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। इट्स अ वेरी मुझे बहुत दुख होता है इससे, बिकॉज आई फील कि बट उसके अंदर हर बारी जब डेथ्स हुई, दिल्ली में एक सेंटर भी बंद हुआ था, तो उसमें हर बारी यही निकल के आया कि वहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट नहीं था या प्लास्टिक सर्जन, कोई भी ट्रेंड डॉक्टर ही नहीं था। तो देखिए ये पैसा कमाने की होड़ में बहुत लोग पैदा हो गए हैं जो गलत काम भी कर रहे हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप्स होते हैं। सो हमारे प्रोफेशन में सरकार को मुझे लगता है ज़्यादा तेज़ स्पीड पे इस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, काले को गोरा, गोरे को काला करना अच्छे डॉक्टर्स को आता है, हमें सिखाया जाता है। आपने नोट किया होगा कितने ही सारे बॉलीवुड के लोग हैं जो पहले वीटेज थे अब गोरे हो गए। सो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। आप कितने, मेरी को बहुत अच्छी लगती है रेखा, आई डोंट नो, आई एडमायर्ड हर ओवर द इयर्स एंड हाउ ग्रेसफुली, है ना, हाउ ग्रेसफुली शी हैज एज्ड। सम ऑफ वहीदा रहमान, मतलब कितने ये वो फिल्म स्टार्स कितने सुंदर लगते हैं, रियली प्यारे लगते हैं, है ना, विदेश, शाहरुख खान ऑल्सो, अक्षय कुमार, सो मेनी। सो आई फील कि एंटी एजिंग है, बट एंटी एजिंग कैसे है उसके लिए हमें सिर्फ बॉलीवुड को दूर से देख के एडमायर नहीं करना है, हमें या तो अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना है, हमें अपनी भी चीज़ें करनी है, आयुर्वेदिक सारी चीज़ों को। इसीलिए मैं इन होम रेमेडीज़ पे विश्वास रखती हूँ, बिकॉज यू नीड टू डू अ कॉकटेल, आपको 5-6 चीज़ें कंबाइन करने हैं। बट मुझे बहुत सुन के भी अच्छा लग रहा है। ज़्यादातर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो शायद पैसे बनाने के लिए या उनके पास क्लाइंट्स आए ऐसी टिप्स देते हैं, पर आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि ओ माय गॉड, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, जो हम पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं उसके बिना हम खूबसूरत रह सकते हैं। बिल्कुल। ओके, एक और बहुत मुझे लगता है मेजर प्रॉब्लम भी है और हर घर में पाई जाती है, वो ब्लैक हेड्स हैं। अब ये ब्लैक हेड्स क्यों होते हैं? और वो पार्लर वाली दीदी जो घिस घिस के उसको निकालने के लिए क्लेम करती हैं कि भाई ये स्टिकर लगा के हमने निकाल दिया, वैक्सिंग स्ट्रिप से निकाल दिया, तो वो हाइजीनिक और सही है? वैक्सिंग स्ट्रिप्स आर नॉट बैड, नॉट वैक्सिंग स्ट्रिप, ब्लैक हेड स्ट्रिप्स आर नॉट बैड, जो आती है मार्केट में, वो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हमारा जो पुराने ब्रश होते थे, अब तो आई थिंक हम सब इलेक्ट्रिक और अलग तरह के ब्रश यूज़ करते हैं, बट पहले जो ब्रशेज आते थे, ब्रश के पीछे आपने देखा था वहाँ पे वो ऐसे टांग क्लीन करने के लिए, हाँ, तो उसको, उस पर आप सिंपल नमक डाल सकते हैं, और कोई भी तेल, कैस्टर ऑयल, बाथरूम में सब लोग कोई ना कोई ऑयल रखते ही हैं, जो भी 2-3 बूंद ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल और नॉर्मल टेबल सॉल्ट रख के उसको भी आप घिस सकते हैं, तो आपको ये स्ट्रिप नहीं खरीदनी पड़ेगी। ब्लैकहेड होते इसीलिए है क्योंकि जो हमारे पोर्स हैं आपने उसको सफाई नहीं करी है। अगर आप सुबह शाम फेस वॉश कर रहे हैं तो ब्लैकहेड्स आपको होंगे ही नहीं अनलेस एंड अनटिल आप अपनी टीन्स में हो, या आपकी आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में बैठे हो, या पैसिव स्मोकिंग करने से भी आपको ब्लैकहेड आ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट द क्लोज्ड पोर्स जिसके अंदर पोल्यूशन आके बैठ गया है, डस्ट, डर्ट, ग्राइम। अगर आप हफ्ते में 3 बार या 2 बार एक्सफोलिएट करते हैं तो आपको ब्लैकहेड ही नहीं होंगे, विद एज तो बिल्कुल नहीं होंगे। काले से गोरा फिल्म स्टार, गोरे से काला फिल्म स्टार, जो अभी आपने बताया, ये एक्सपर्ट जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो तो कर सकते हैं, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम भी कर सकती है क्या? खिली निखरी त्वचा और गोरे बन जाओ, ये हमारी क्रीम लगाओ, उससे होता है? नहीं होता, इट इज़ नॉट रियली, इट इज़ वेरी मिसफॉर्चुनेट। जैसे अभी मैं एक पेशेंट का मैंने बताया कि मुझे बहुत बुरा लगा कि देहरादून से एक स्मॉल सिटी गर्ल एंड शी इज़ नाउ सफरिंग सो मच, यू नो, बस वो इंस्टाग्राम देख के जो क्रीम व्रीम लगाई गोरा होने के लिए। सो खाली क्रीम से कोई गोरा नहीं हो सकता, सुबह शाम फेस वॉश, अच्छी डाइट, हमारे पॉडकास्ट में शुरू में जो हमने टिप्स दी थी, प्लस आप जैसे अगर आपको लगता है कि आपके कान का रंग, ये मैं हर एक को कहती हूँ, जो आपके कान के पीछे का रंग है ना, ये आपको कोई भी सीनियर वेल ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट पूरे शरीर के लिए ये रंग दे सकता है। अगर इतना गोरा नहीं है तो फालतू के ट्रीटमेंट्स पे पैसा भी ना खर्चें। दिस इज़ अ रियल जेनेटिक कलर जो आपको ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, ठीक है, ये आपके कान के पीछे का रंग है। तो अगर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा गोरा होता है तो उनमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, ग्लूटाथियोन इंजेक्शन वगैरह जो हम देते हैं, किसी का नहीं होता तो मैं उनको उस ट्रीटमेंट के लिए अपने क्लिनिक पर मना कर देती हूँ।
मेरे पास जब ये लोग आते हैं जिनको मैंने मना किया था और कुछ साल बाद आते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बाहर जाके इंजेक्शंस किया, तो मैं उन्हें बताती हूँ ये मेरी ट्रिक है, बिकॉज जो आपका यहाँ का कलर है ना, अगर वो गोरा है तो कोई डॉक्टर दे सकता है, अगर आपका ये भी डार्क है तो बेफालतू खर्चा ना करें, सिंपल। एंड हर एक का नहीं होता है गोरा, उनको ग्लूटाथियोन इंजेक्शन भी काम नहीं करते। एंड सबसे ज़रूरी चीज़ है, लोग कहते हैं हमारा चेस्ट, हमारा बैक गोरा है, फेस काला है, आर्म्स काले हैं, ये नहीं है, ये आपका कलर नहीं है, ये आपका रियल कलर है, ठीक है। जो कान के पीछे है उस पर थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर भी है, केमिकल एक्सपोजर भी है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप गोरा होना चाहते हैं तो सिंपल एंड सिंपल अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएं। जो हमने शुरू में डाइट बताई थी लाल पीली हरी जामुनी की, वो आपकी डाइट में रोज़ाना होनी चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट ही मेन चीज़ है आपको डाइट में, क्योंकि जो हम हवा ले रहे हैं उसके अंदर भी इतने फ्री रेडिकल, इतना पोल्यूशन है ना, एंटीऑक्सीडेंट इज़ द की। लेकिन ये एक और टिप मुझे बहुत शानदार मिली है, जैसे अंडर आई वाली मिली थी कि अगर जेनेटिक है तो रहेगा, किसी चक्कर में मत पड़ो। वैसे ही ये कान के पीछे की जो स्किन है, चेक कर लेना घर में अपनी, कान के पीछे की जो स्किन है उससे ज़्यादा गोरा कोई नहीं हो सकता है, Yes. किसी इंजेक्शन से नहीं हो सकता है। तो फालतू चक्करों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से स्मूथ लाइफ चलती रहे, और वही पॉडकास्ट का हमारे ये मेन रीज़न भी है। अच्छा, और भी बहुत सारे जो आजकल ट्रीटमेंट पार्लर वाले दे रहे हैं, अलग अलग जगह क्लेम किया जा रहा है कि हमारे पास मशीन ऐसी है कि आपकी बिल्कुल स्मूथ स्किन हो जाएगी, वो करवाना चाहिए या कारगर होता है? पार्लर वाली दीदी का होता है कि नहीं, वहां से शुरू करते हैं। मसाज, क्रीम और फेशियल से आई डोंट वांट, मैं खैर इन लोगों की शॉप स्टॉप हो भी नहीं सकती, मगर आइडियली मैं थोड़ा इन मसाजेस के बहुत अगेंस्ट हूँ। अगर वो मसाज करने वाली लड़की वेल ट्रेंड नहीं है तो वो आपकी स्किन को एजिंग ज़्यादा दे सकती है, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में मसाज काम कर जाती थी, 40 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, पेरेंट्स के टाइम पे भी काम कर जाती थी। अब जो पोल्यूशन है ना हर चीज़ में, उसमें काम नहीं करेगी, उसमें आप ज़्यादा मसाज ना कराएं। लोग घर बुला के करा लेते हैं, डॉक्टर नहीं मैं तो अपने प्रोडक्ट से, मेरे को मसाज का बड़ा शौक है, वो मसाज का शौक हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नहीं है वो टाइम फेस पे मसाज का। लिम्फेटिक ड्रेनेज हमें ज़रूर चाहिए, या तो आप एक्यूप्रेशर नीडल्स लगवा लीजिए, बेफालतू मसाज ना कराएं। फेस पे 200 मसल्स हैं, तो जो करने वाला है अगर वो वेल ट्रेंड नहीं है, उन मसल्स की डायरेक्शन को पूरी तरह ठीक नहीं कर रहा है, उसकी उंगलियां हल्की भी गलत मूव करेंगी तो वो आपको नुकसानदायक होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर क्लियर स्किन चाहिए, हम बार बार कहेंगे वही सुबह शाम फेस वॉश, सुबह सनस्क्रीन, नाइट क्रीम आपकी स्किन के अनुसार, और डाइट और पानी, और जो चीज़ें नहीं खानी है, नहीं करनी है, इन चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपकी क्लियर स्किन आ सकती है। स्किन केयर रूटीन क्या होती है? मॉर्निंग स्किन केयर, इवनिंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर। क्या जो मॉर्निंग स्किन केयर है वो मैंने रात में कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आपने अगर रात को बिना फेस वॉश करे सोओगे तो हाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नाइट में जो भी आप अपने फेस पे लगाते हैं या जो आप करते हैं इज़ लाइक फूड फॉर योर स्किन। बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह तो अपना अच्छा सा कर लिया ऑफिस जाने के लिए, यंगस्टर्स जो मेरे पास, स्पेशली यंग बॉयज़ मेरे पास काफ़ी आते हैं जो नए नए ऑफिस जा रहे हैं, तैयार श्यार होकर अपना ऑफिस चले गए, रात को डॉक्टर बड़ा आलस आता है फेस वॉश करने में, तो ठीक है सुबह उठ के फेस वॉश कर लूँ तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। गुड टू हियर, बॉयज़ भी इतना ध्यान दे रहे हैं। नो, टुडे दीज डेज मेन आर वेरी कॉन्शियस, एंड इट्स गुड। रात में फेस वॉश करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, रात को एंड सुबह 2 बार फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन केयर रूटीन में क्या रहता है? देखिए स्किन केयर रूटीन में क्या नहीं रहता है, विल बी नंबर 1 CTM इंडियंस को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। CTM रोज़ाना जो लोग करते हैं उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप नेचुरल ऑयल्स को भी हटा रहे हैं। फिर मुझसे लोग डिबेट करेंगे कि भाई आजकल तो ऑयल फ्री वाले आते हैं टोनर्स, उससे हमारा नेचुरल ऑयल कैसे निकलेगा? तो वो भी उसके अंदर देखिए केमिकल है, आप उसकी जगह अपना फेस वॉश यूज़ करिए। CTM का अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, हफ्ते में 2 या 3 या 4 बार करिए। वही हमारी स्किन मोटी चमड़ी है, हमें CTM की ज़रूरत नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए ज़रूरत है। नंबर 2, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है मॉइस्चराइजिंग की, क्योंकि हम पोल्यूशन में रहते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, हाँ तब भी आपको मॉइस्चराइज़र साल भर लगाना है। ऑयली स्किन का मॉइस्चराइज़र लगाना है जेल वाला। अगर आप चाहते हैं आपको जल्दी रिंकल्स ना आए, पिगमेंटेशन ना आए, स्किन लूज ना हो, सैग ना हो, तो आपको ये करना है, ना कि आपको पार्लर वाली मसाज करानी है। और कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तो मैं क्या करूं? हो भी सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बट कोरियन ग्लास स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दैट इट्स अ प्रॉपर ओरिजिनल कोरियन हर्बल ट्रीटमेंट, जो आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट हार्डली इंडिया में हो रहा है कहीं पे भी। एंड उसके नाम पे इतना कुछ बिक रहा है कि लोगों को लगता है कि हम तो जी कोरियन ट्रीटमेंट करा के आए हैं, वो 10,000 20,000 और हमें रिजल्ट नहीं आया। कोरियन ट्रीटमेंट जो है वो इंडिया में हार्डली किसी जगह पे हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, दे रियली वर्क। कैसे मैं पहचानूं? मतलब
मुझे यूज़ करना है, यानी द प्रोडक्ट मिल रहे हैं मार्केट में। तो देखिए, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनसे तो आपको क्लियर स्किन नहीं मिलने वाली है। जो कोरियन ओरिजिनल ग्लास स्किन ट्रीटमेंट होता है वो 5 स्टेप्स का होता है लगभग, एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसके अंदर कुछ हर्ब्स वगैरह के मिक्सचर्स होते हैं जिसको एक अलग तरह से फेस पे, जैसे जो डॉक्टर्स की अगर आपने कभी केमिकल पील कराई हो तो केमिकल पील होगी, उसके बाद वो हर्बल ट्रीटमेंट होगा जिसमें आपको इरिटेशन बचेगी, जिसमें कुछ डायमंड क्रिस्टल जैसी आपको फीलिंग आएगी फेस के ऊपर। आपकी आंखें बंद होंगी बट आपको लगेगा कुछ क्रिस्टल्स हिल रहे हैं। तो ये इस तरह का ट्रीटमेंट घर पे नहीं हो सकता जो कोरियन ग्लास स्किन के नाम पे मार्केट में बिक रहा है। इट विल नॉट गिव, किसी को इक्का दुक्के को फ़ायदा दे जाएगा मगर 80% को नुकसान भी दे जाएगा। सो आई थिंक आपके चैनल के द्वारा तो मैं यही कहूँगी कि लार्ज स्केल पे लोग ना करें इस तरह की चीज़ें। उसकी जगह आप अपने घर पे देखिए, आप अपने फेस पे बर्फ़ मल लें और उसके बाद टमाटर का रस्सा मल लें। कोई भी आपकी स्किन हो, किसी भी एज ग्रुप की हो, 20 की हो या 50 की हो, कितनी भी मेच्योर्ड स्किन हो, ये दोनों करके उसके बाद 5 मिनट बाद चेहरा धो लें तो एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए आपका फेस बहुत साफ और शाइनी और टाइट लगेगा। तो उन्हीं रील्स की जिनकी आप बात कर रही हैं उन्हीं में मैंने ये देखा है कि टमाटर का रस तो लगाना ही नहीं है फेस के ऊपर, नींबू का रस नहीं लगना चाहिए, बेसन नहीं लगना चाहिए, उन्हीं रील्स में देखा है मैंने। अच्छा, ये अच्छा है, मगर जो आपने कहा कि बेसन नहीं लगना चाहिए, बिकॉज बेसन इज़ एन एक्सफोलिएंट। हम अगर किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन हो और ना भी हो तो बेसन लगाने से अनकंट्रोल वे में पिगमेंटेशन आ सकती है। मगर टमाटर इज़ प्योर एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन ये किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं दे सकता लगाने से, तो वो कोई भी लगा सकता है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा वही होम रेमेडीज़ भी बता सकती हूँ जो कोई भी कर सकता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। सिंपल। अच्छा, मैं अपनी स्किन टाइप को कैसे पहचानूं? मोस्टली तो लोगों को यही लगता है कि ऑयल आ रहा है तो ऑयली है या ड्राई हो रही है। कैसे, क्या कॉम्बिनेशन स्किन है या स्किन टाइप कैसे पहचानूं? इसका सबसे सिंपल होता है जब हम सो के उठते हैं, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। एंड सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो आप बेड साइड पे कोई फेस टिश्यू रख लीजिए, उस टिश्यू को अपने चेहरे पे डाल दीजिए, उसको उतार के देखिए कि कहाँ कहाँ पे ऑयल आ रहा है, कहाँ पे ड्राई है, टी जोन ऑयली आ रही है, सिर्फ फोरहेड ऑयली आ रहा है, पूरा ही फेस ऑयली आ रहा है, तो उससे आपकी स्किन टाइप आपको क्लियरली पता चल जाएगी। दैट आई फील इज द ईजीएस्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि गर्मियों में उनकी ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई होती है, तो ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये जिन लोगों में होता है उन लोगों का सबसे कॉमन रीज़न होता है चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना, पानी कम पीना, डाइट अच्छी ना होना। तो अगर आप अपनी डाइट में रोज़ाना दही, फ्लैक्स सीड्स और पानी लेके आएंगे तो आपकी स्किन सीजनल वेरिएशन कम दिखाएगी। और फिर इसी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करना? एब्सोल्युटली, आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स करने चाहिए। एक बार आप किसी सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट को मिल के अपना कंसल्टेशन करके आप समझ सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं, और फिर उन प्रोडक्ट्स को मुझे लगता है आप 6 महीने लगाएं और 6 महीने आप बेशक अपनी मर्जी करें अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलना चाहते। सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है आजकल हर दूसरा आदमी ये कह रहा है कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसे लेके पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों के बीच में। तो क्या जब मैं घर में बैठी हूँ, कोई एक्सपोजर नहीं है, मैं सन लाइट में नहीं गई हूँ, मुझे तब भी लगाना है सनस्क्रीन? यस, अगर आपको रिंकल्स नहीं चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, तो आपको सनस्क्रीन घर पे भी लगाना है। क्योंकि एक वो ब्रैड पिट की बड़ी फेमस लाइन है दैट आई वेयर सनस्क्रीन एट नाइट बिकॉज दैट इज़ माई ब्लैकबेरी टाइम, जो उसकी बुक है ऑटोबायोग्राफी में। सो द रीज़न इज़ दैट जो ही इज़ राइट, बिकॉज ये जो हम लाइट देखते हैं, जो हमारे घर में LEDs वगैरह लगी हैं, टीवी, और ये जो फ़ोन की बीमारी जो हम सबको है इतनी ज़्यादा, कि हमें हर वक्त फ़ोन के अंदर देखना है, तो इट ऑल्सो एमिट्स रेज। सो इस वक्त हमें इतना ज़्यादा ये सब है कि हमें सनस्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। एंड सनस्क्रीन SPF सिंपल एनीथिंग अबव 26 इज़ इनफ। वही, क्योंकि हम थिक स्किन है, इंडियन स्किन के लिए 26 SPF इनफ है। अगर आप 50 SPF का महंगा वाला सनस्क्रीन खरीद के सोचती हैं कि आपका स्किन ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो गिमिक है। वो सिर्फ कंपनी अपना प्रोडक्ट महंगा बेचने के लिए SPF फैक्टर बढ़ा देती है। जो मैटर करता है, जो हमने शुरू में आपके चैनल में बताया कि 1.5 फिंगर टिप यूनिट सनस्क्रीन, इतना आपको क्वांटिटी सनस्क्रीन धूप में जाने से 10-15 मिनट पहले लगाना है। इसको रिपीट लगाना है 3-4 घंटे बाद, और SPF 26 बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। उससे ऊपर आप लगा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। टिल नाउ मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं महंगे प्रोडक्ट मैं खुद ख़रीद रही थी, मतलब मुझे ये पता था SPF 40, SPF 50, आप क्योंकि ये 15-20 तो मैं अगर सनलाइट में जा रही हूँ तो काम ही नहीं करेगा। मुझे तो ये बात पता थी अभी तक। नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा SPF है तो लंबा टाइम चल जाएगा। ये सब गिमिक है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। SPF दिस इज जस्ट अ सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सो 26 इज इनफ फॉर मैं इंडियन बिल्कुल स्किन। धूप में भी खड़ी हूँ तो भी अगर मैंने SPF 26 तक लगाया हुआ है तो इनफ है, मोर देन इनफ है। और 50 की जरूरत नहीं है मुझे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वांटिटी ठीक लगाइए। बहुत सारे इंडियंस में पेशेंट्स को देखते हैं जी सनस्क्रीन, कहते हैं मैम मैं तो इतनी सनस्क्रीन लगा रही हूँ, फेस पे कुछ फर्क नहीं आ रहा। तो जी अच्छा, आपने सनस्क्रीन खरीदी कब थी? मैडम मैंने खरीदी थी 6 महीने पहले। अच्छा तो वो 100 ग्राम की ट्यूब अगर कोई 6 महीने चला रहा है तो उसका मतलब क्वांटिटी कम लगा रहा है। तो इंडियंस में समहाउ एक्सपोजर नहीं है। आपका सनस्क्रीन की क्वांटिटी इतना लगनी ही चाहिए एडल्ट फेस पे, 1.5 फिंगर टिप यूनिट।
और अगर सनलाइट में तो उसे चेंज भी करते रहना चाहिए। हाँ, उसको आप हर 3 घंटे पे दोबारा लगाना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी स्किन अच्छी रखनी है। तो ये 40-50 SPF बिक क्यों रहा है जब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है और लोग शालिनी जी बड़े एक्साइटेड हैं स्किन के लिए, तो दे आर थिंकिंग कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदो तो ज़्यादा जल्दी फ़ायदा मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो आपने ये मोबाइल से निकलने वाली रेज की बात की, या टीवी, या शायद हम बहुत लाइट्स में, जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो डायरेक्ट लाइट हमारे फेस पे आ रही है, इसके लिए भी वही सनस्क्रीन कारगर है? यस, बिल्कुल कारगर है। उसमें कोई अलग से मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत या ऐसा कुछ नहीं है? अगर आपको देखिए वेरी स्पेसिफिक है, अगर आपको कोई स्किन पे कोई सन एलर्जीज हैं तो बहुत अच्छा होता है पीएफ होना चाहिए उसका। पीएफ और पीएफ फैक्टर आप चेक कर सकते हैं, ना कि एसपीएफ जो ज़्यादातर लोग चेक करते हैं कि 26 है या एसपीएफ 50 है। केमिस्ट भी दे देता है जी ये 50 वाला ले लो मैडम। हाँ। मगर नीचे एक पीएफ फैक्टर होता है जिसमें प्लस, डबल प्लस, 4 टाइम्स प्लस। उसका ये मतलब है कि आपको एलर्जीज वगैरह कम होंगी। जैसे कुछ लोगों को सन एलर्जीज होती हैं, धूप में जाके इरिटेशन मच रही है या पिगमेंटेशन है जिसके फेस पे, तो उनका पीए 4+ अगर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। नाइस। ये मुझे लग रहा है बहुत से मिथ्स हैं जिन्हें आप बर्स्ट कर रही हैं हमारे शो में आज आकर, और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, पैसे बचने वाले हैं। हमारे पैसे बचा रही हैं आज आप। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अब आईब्रोज परमानेंट का ज़माना है, हम आई लैशेस परमानेंट लगा, ऑल्दो वो परमानेंट नहीं होती है, कुछ 1 महीने या साल के लिए होती है, तो ये कितना सेफ है और क्या स्किन के लिए ये बुरा होता है? देखिए, कोई भी इंटरवेंशन अगर आप मुझसे पूछें तो उसमें रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। एंड परमानेंट आईब्रोज जो जहाँ तक बात रही वो एक तरह का टैटूइंग ही है, सो दैट वन शुड थिंक एंड डू, क्योंकि वो विद टाइम उसका कलर उतरेगा, वो आपकी ब्लड में भी अब्जॉर्ब होगा, वो आपकी बॉडी में सार्कोमा या कैंसर क्रिएट कर सकता है अगर उसकी केमिकल जो यूज़ हुए वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लेड वगैरह यूज़ होता है। और जो आई लैशेज़ हैं जो टेम्प्रेरी वाली हैं 1-2 महीने वाली, वो तो बहुत सेफ़ है, आप उसको एंजॉय करिए, लगवाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसका जो भी वो पोस्ट केयर कहते हैं वो करिए, ताकि जो आपकी नेचुरल आई लैशेज़ हैं वो ना गिर जाएँ उसके वेट से, ठीक है। और उस दौरान आप थोड़ा सा अपनी डाइट को बेहतर करिए जब भी आप इस तरह की चीज़ें करें। जैसे तो मैं सबको कहती हूँ उस वक्त आप थोड़ा कोलाजन सप्लीमेंट डाइट में, प्रोटीन सप्लीमेंट में नहीं, प्रोटीन डाइटरी फॉर्म में बढ़ाएं ज़रूर, ताकि आपके ये आई लैशेज़, बाल, नेल्स, इस पे जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो वो अंदर से थोड़े स्ट्रॉन्ग हो। नेल्स एक्सटेंशन करा सकते हैं? नेल एक्सटेंशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वही है कि आप थोड़े टाइम उसको सांस लेने दें, अपने नेल्स को नेचुरली सांस लेने दें। जैसे आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आप कराएं, आपने 3 महीने करा ली, 4 महीने करा ली, उसके बाद प्लीज़ 15-20 दिन के लिए छोड़ दें, और उन 15-20 दिन के लिए रात को अपने आप अपना घर पर रोज़ नेल स्पा करें, जिसका मतलब होगा कि नेल में आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो, एप्रिकॉट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, जो आपके पास घर पर पड़ा हो, रात को वो नेल्स पे लगा के सोएं 15-20 दिन, फिर आप 3-4 महीने फिर करें केमिकल्स, बट बीच में एक ब्रीदर ज़रूर दें। और जब आपको ये नेल एक्सटेंशन करनी है तो लोग नेल पॉलिश भी ज़रूर लगाएंगे, तो उसके अंदर हर वक्त डार्क शेड्स ना लगाएं। डार्क शेड्स लगाने से होता क्या है कि आपका धीरे धीरे जो नेल बेड है उसका कलर येलोइश हो सकता है एज के साथ, तो वो आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़े लाइट कलर्स भी लगाएं। और ये जैसी भी दुकान है, हालांकि मैं स्मेल कर सकती हूँ आप उसका क्या आंसर देने वाली हैं, बट ये जो हर जगह दुकान खुली हुई है, गली नुक्कड़ एक्सटेंशन की भी और ये आई लैशेज़ के लिए भी, वो कितनी सेफ़ रहती हैं? अब दीज आर द पीपल जिनसे आपको कैंसर हो सकता है, दीज आर द पीपल जिनको जब ये नेल पेंट भी लगा रहे होते हैं उसके अंदर एस्बेस्टॉस वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर चीपर मटेरियल्स। हमारे देश में की नहीं, बहुत और देशों में भी ऐसी बात नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है इन चीज़ों पे। इससे जो केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है, हम सोच नहीं सकते हम अपनी बॉडी में क्या क्रिएट कर रहे हैं। जब लोग कह देते हैं हमारी फैमिली में तो दूर दूर तक जी किसी को कैंसर नहीं है, इसको हो गया, उसको हो गया, तो मतलब वही है कि आई थिंक हमें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। इट हैज़ टू बी स्टैंडर्ड, कंपनीज शुड बी यूज्ड। आप मास्क पहने जब आप इस तरह का काम करा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो केमिकल्स की स्मेल आती है बालों में, केराटिन या कुछ कराते हुए, आई लैशेज़ कराते हुए, नेल्स कराते हुए, तो आप समझिए आप क्या फ्यूम्स ले रहे हैं, है ना। ऑलरेडी हमें पोल्यूशन वाली ही सांस लेनी है, आप कितना भी अपना ध्यान रख लो, तो एटलीस्ट इन चीज़ों से आप थोड़ा बचें, है ना। और क्या मेकअप से स्किन ख़राब होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाया है, मेकअप उतारते वक्त डबल क्लेंजिंग करिए, जो इंडियन स्किन को ज़रूरत है। डबल क्लेंजिंग से मतलब है जो भी आपका फेस वॉश है उसको रुई पे डालिए, उससे पहले फेस क्लीन करिए। आई मेकअप हमेशा एंड हमेशा ऑयल से रिमूव करिए। ये जो मार्केट के मेकअप रिमूवर्स आते हैं उनसे नहीं करना होता, उन सब में अल्कोहल होता है, जिस पे अल्कोहल फ्री लिखा होता है वो भी केमिकल है, तो उसकी जगह अगर आप ऑयल
यूज़ करें तो बेटर है। देसी घी यूज़ कर लें या आप दही यूज़ कर लें, स्किन के अनुसार आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड आई मेकअप के लिए ऑयल या वैसलीन यूज़ करें, फेस के लिए आप फेस वॉश को आइडियली रुई पे डालें, उसके बाद नॉर्मल फेस वॉश कर लें, तो मेकअप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मेकअप के साथ सोए ना, अगर आप मेकअप के साथ सो जाते हैं 6-7 घंटे के लिए, वो बुरा है। ये जो स्किन वाली सारी टिप्स थी, ये वाला सफ़र मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ और हम हेयर के ऊपर आए उसके पहले कोई एक आम सी टिप जो आप हमारे हर व्यूअर को देना चाहती हो। बस आई थिंक अंदर से पॉजिटिव सोचिए, और जो डाइट की हमने बातें करी, पानी ज़्यादा पीना, कुछ कलर्स को अपनी डाइट में लाना, उसको लेके आएँ, और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं SPF 26 जिस तरह हमने डिस्कस किया। ऑल राइट, तो स्किन की बात यहाँ पर हो गई। मुझे लगता है बहुत से एरियाज़ हमने कवर किए हैं और वो एरियाज़ कवर किए हैं जो ज़्यादातर लोगों की रोज़ की प्रॉब्लम है। अच्छा, स्किन को लेके हम पहले से ज़्यादा अवेयर हुए हैं, लेकिन बालों को लेके मुझे लगता है मैम कि हम बीते कई दशकों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। स्किन पे तो शायद हम क्रीम लगा के उससे नहीं हो पाता है, तो मेकअप करके गोरे और ब्लशिंग हो जाते हैं। बालों का कोई इलाज नहीं बचा है हमारे पास। बाल क्यों झड़ रहे हैं हमारे? बाल झड़ना काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। उसका रीज़न सबसे ज़्यादा मेरे मानने में है स्ट्रेस, जो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरह का स्ट्रेस डजंट हैव टू बी जस्ट हम टेंशन ले रहे हैं। स्ट्रेस कैन ऑल्सो भी जो केमिकल्स हम खा रहे हैं वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्ट्रेस इज़ ऑल्सो द शैम्पू जिसके अंदर केमिकल है। और सबसे ज़्यादा बड़ा पानी। बहुत सारे एरियाज़ है, जैसे ही मरीज़ बैठता है वो कहता है हेयर फॉल है। अब तो मैं स्किन दे के बताती हूँ, मैंने कहा आप इन 3 एरिया में से कहीं रहते हो। तो मुझे लगता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनती जा रही हूँ। तो लोगों को रियली, एंड इट्स सैड, बट कुछ एरियाज़ हैं जिनसे ना कई बालों में आप देखेंगे कि एक अलग वो आ गया है कि 30s में आपको ग्रेइंग दिखेगी। जो लोग द्वारका रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, नोएडा से आगे ग्रेटर नोएडा एरियाज़ में रहते हैं, उनको अर्ली ग्रेइंग आएगी ही आएगी। अब उनका पानी ख़राब है, क्या कर सकते हैं वो, ठीक है। हमारा पोल्यूशन की वजह से विटामिन डी की लेवल्स कम हैं ऑल्टरनेट लोगों में। आयरन की लेवल्स कम हैं क्योंकि जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या घर का खाना नहीं खा पाते या तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। तो ऑल आर दीज रीजंस विच विल अफेक्ट योर हेयर। एंड कोविड ने और कोविड की वैक्सीन ने बहुत मेजर रोल्स प्ले किए हैं बालों पे जो मैंने देखा है शालिनी की, लोगों के ना हेयर टेक्सचर बदल रहा है। मेरे पास बहुत पेशेंट, एटलीस्ट 1000+ पीपल हैव मेट मी आफ्टर कोविड, जिनका ये कहना है कि पहले बाल स्ट्रेट थे अब वेवी हो गए, पहले बाल वेवी कर्ली थे अब स्ट्रेट हो गए। ये बहुत अलग चीज़ है जो साइंटिफिकली सिर्फ मेरे को इसके बारे में पढ़ के, कुछ डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके, रिसर्च करके ही हम इसको कमेंट कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये हो रहा है, वर्ल्ड ओवर हो रहा है। बट यू आर श्योर कि ये कोविड वैक्सीन से हो रहा है? ये वर्ल्ड ओवर एक ट्रेंड चेंज हुआ है। आई हैव एक्चुअली, मैं स्टडी को उसको करूँगी फिर ही इसके बारे में हम साइंटिफिकली बात कर पाएंगे कि इसका रीज़न क्या है। वो स्ट्रेस था जब कोविड में हम सब लोग लॉकडाउन में थे या क्या था, वो एज अ डॉक्टर बताना मुश्किल है, मगर ये हो तो रहा है, ये कन्फर्म्ड है। बहुत लोगों के हेयर टेक्सचर्स चेंज हुए हैं। एंड अर्ली ग्रेइंग, बॉपरी में जो ग्रेइंग बहुत कॉमन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा। 20s में बच्चों के बाल ग्रे होते जा रहे हैं। अच्छा, क्या बालों का झड़ना और बाल्डनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, हमें ऐसा क्यों लगता है, मतलब अगर बरसात में बाल एकदम से झड़ने शुरू हो गए तो हमें लगता है ओ माय गॉड हम तो गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं बनते ना हम कभी भी। और जितना देखिए हेयर स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस को आप उल्टा पढ़ें तो स्ट्रेस है, इट इज़ हेयर। तो जितना आप बालों का स्ट्रेस लेंगे उतने आपके बाल गिरते रहेंगे। तो बालों के बारे में टेंशन नहीं लेना है, सबसे ज़रूरी चीज़। बॉल्डनेस अलग चीज़ है, वो जेनेटिक होती है, उसके ऑटो इम्यून रीज़न हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है, एक बीमारी है अंदर से बाहर, उसी तरह बॉल्डनेस के लिए भी अंदर से बाहर के रीजंस होते हैं, खाली बाहर से नहीं आता। अनलेस एंड अनटिल मेरे पास मैंने कुछ लोगों को देखा, इतनी स्ट्रेटनिंग कराई अलग अलग पार्लर से कि वो नीचे से उसने स्ट्रेटनिंग मार दी पार्लर वाले ने, यहाँ से बाल हमेशा के लिए चले गए, बॉल्ड हो गया वो पैच। स्ट्रेटनिंग, हीट आयरन से, केराटिन, बालों का बोटॉक्स करा लिया, बताओ आजकल ब्यूटी पार्लर पे, तो वहाँ से केमिकल वहाँ टच हो गया, कहीं गिर गया, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा गिर गया, वहाँ के बाल हमेशा के लिए परमानेंटली। बट दे क्लेम कि ये अच्छा होता है, केराटिन और बोटॉक्स अच्छा होता है, इस नाम पे वो महंगा बिक रहा है। और जो स्ट्रेटनिंग है उसमें हम केमिकल यूज करते हैं, इसलिए वो बालों के लिए बुरा है। बोटॉक्स अच्छा है वो, क्योंकि देखिए लोगों को बुद्धू बनाने के लिए नई नई चीज़ों के नाम चाहिए होते हैं आकर्षक करने के लिए। तो हेयर स्ट्रेटनिंग तो 10-20 साल अपनी जी गई पार्लर्स में। ये नई चीज़ें हैं, ये इसमें नई है। अब हम 10 साल बाद शायद हम कोई और नया नाम सुनेंगे कि वो दोनों में भी केमिकल्स थे। अब तो जी बिल्कुल केमिकल फ्री आ गया, क्योंकि हम डॉक्टर अपनी गुहार लगा रहे हैं केमिकल फ्री जाओ, केमिकल फ्री जाओ। आपको भी पता है, खुद आपको मेरे उसकी ज़रूरत नहीं है अनाउंसमेंट की। सबको पता है कि हम केमिकल और पोल्यूशन से ग्रहित हैं काफ़ी हद तक। तो उसके बावजूद तो इसलिए पार्लर वाले नई नई चीज़ें निकालेंगे आपको सेल करने के लिए, मगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि साल में एक बार ही आप मैक्सिमम इस तरह का कुछ कराएं। ऐसा नहीं कि आप इसको रेगुलरली कराएं, या पॉसिबल हो तो ना भी कराएं, और नहीं कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कराना ही है तो साल में एक बार ही अपने ऊपर करें ये सब कुछ, और बाकी टाइम घर पे घरेलू नुस्खे करें, वो ज़रूर करें रोज़ाना रेगुलरली।
मैं फिर से कंफर्म करूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए, हेयर बोटॉक्स और केराटिन दोनों बालों के लिए नुकसानदेह है। डेफिनेटली नुकसानदायक है, यू कैन डू इट। और अगर आपको बहुत शौक है, आप इसको करना ही चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया एक बारी, तो आपको बहुत हेयर केयर की ज़रूरत है ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। और हेयर कलर तो करना ही पड़ेगा, मगर हेयर कलर हैज़ टू बी अमोनिया फ्री, वेरी इंपॉर्टेंटली। इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ केमिकल्स। और उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जीज़ की टेंडेंसी है, या स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है, तो आपको थोड़ा सा केयर ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहिए। ये नहीं कि हेयर कलर करा के नॉर्मल लाइफ तुरंत में चले गए। ग्रे हेयर को मैं कलर करने की बात नहीं कर रही हूँ, हम स्ट्रीक्स करवा लेते अच्छा, हैं। नहीं, हाँ, वो ग्लोबल, सॉरी, यस, हाँ, ग्लोबल right. जो है हेयर कलर, मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि उसमें कभी भी किसी के बाल अच्छे नहीं रह जाते हैं। अगर आप 100 लोग हेयर कलर कराते हैं तो उसमें से 99 लोग डर्मेटोलॉजिस्ट पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे आज की डेट में, लिटरली। ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको कह सकती हूँ, आज नहीं तो 1 साल, नहीं तो 3 साल बाद इट इज़ बिकम दैट कॉमन, क्योंकि बाल पतले हो रहे हैं। देखिए, ओवरऑल एक ग्लोबल ट्रेंड है। और सबसे दुख की बात है, एज लेडीज़ एंड एज अ लेडी डर्मेटोलॉजिस्ट, एक आदमी किसी भी उम्र में, चाहे 70 की उम्र में भी चाहे, तो मैंने लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट 70 की उम्र पे भी किया एज अ डॉक्टर, मगर एक लेडी अगर गंजी हो जाए, मैंने कभी उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया। उसका सिंपल रीज़न ये है कि आदमियों का जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, शालिनी, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड एक्चुअली। सो उनको बाल जो हम डाल के देते हैं, वो मैं गारंटी ले सकती हूँ 10 साल तक की, क्योंकि जैसे आपने देखा है अनुपम खेर के पीछे के बाल हैं, वो बाल कभी भी इस जन्म में उनके नहीं निकलेंगे। उन सब में मेल हार्मोन रिसेप्टर्स है। लेडीज़, आप कभी किसी लेडी को गंजा भी देखेंगी जिसने कभी किसी ने कीमोथेरेपी कराई हो, उसके भी बाल इधर उधर से अजीब सा पैटर्न होगा, फिंगरप्रिंट पैटर्न कह लीजिए, कि हर एक का यूनिक होगा। सो हमें नहीं पता कि लेडीज़ के कौन से बालों में हार्मोन रिसेप्टर्स हैं कि उन बालों को निकाल के डाला जाए। तो लेडीज़ में हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता। कराओ, 6 महीने बाल रहें, 1 साल रहें, 6 दिन रहें, कोई डॉक्टर नहीं कह सकता पहले। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बेफालतू ट्रीटमेंट्स ना करें। दिस इज़ लाइक अ क्राउन। तो हमें थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे करने चाहिए। इसके अंदर वापस घरेलू नुस्खों पे आ जाऊँ मैं, जो मैं खुद करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मतलब वाकई कारगर है और जो वाकई काम करते हैं। एलोवेरा जेल एवरीबडी शुड अप्लाई इन देयर हेयर एंड स्लीप आइडियली, ठीक है। अगर आपको डैंड्रफ हो रही है तो आपको सेट्रीमाइट एंटीसेप्टिक लोशन होता है, वो लगा लेना चाहिए अपने बालों पे खुद ही। और काफ़ी बारी होता है डैंड्रफ नहीं होता है, वो पोल्यूशन होता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। पोल्यूशन जब सर पे होता है एक दिन के लिए एक्स्ट्रा, तो आपको खुजली मचती है। डैंड्रफ में खुजली नहीं होती। डैंड्रफ सिर्फ आप ऐसे ऐसे करके गिराते हैं, नीचे गिरती है। या डैंड्रफ आपको स्कैल्प को ऑयली शाइनी अपीयरेंस देती है, कि आप ब्लैक कपड़ा पहनो तो आपको लगता है कुछ नीचे आ रहा है, वो डैंड्रफ है। वो पोल्यूशन नहीं नीचे आता, पोल्यूशन इरिटेशन करता है, और पोल्यूशन से बाल गिरते हैं। इतनी सच्ची और ऑनेस्ट टिप्स आप दे रही हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपके तो क्लाइंट बनेंगे ही नहीं? कैसे कोई आपके पास, आई मीन आप कह रही हैं कि मैं तो हेयर ट्रांसप्लांट फीमेल्स को कभी सजेस्ट ही नहीं करती हूँ, तो ये फीमेल वाले क्लाइंट्स तो गए आपके? गए नहीं, ज़रूर बिल्कुल गए, बट वो जाके काफ़ी बारी हुआ है मेरे साथ, ये हो चुका है करियर में, वो जाके कहीं और करा के फेल होके फिर मेरे ज़िंदगी भर के क्लाइंट्स बन जाते हैं। वो कहावत है डॉक्टर दीपाली, आंखें खुली की खुली रह जाना, फट्टी की फटी रह जाना, मतलब वो वाला हाल हो रहा है मेरे साथ कि आप इतना ऑनेस्टली कैसे बता रही हैं कि ये सिर्फ मेंस वर्ल्ड है और आप कभी भी फीमेल्स को नहीं सजेस्ट करेंगी कि उन्हें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए हेयर। फाइन, क्या डिफरेंस है? हम अब इस पे बात करते हैं। अगर हम मेल बॉल्डनेस की बात करें और फीमेल की बात करें, क्या डिफरेंस है? देखिए, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जैसे मेरा फेवरेट एक्टर बचपन में सलमान खान था, तो सलमान खान का हम देख रहे हैं कैसे कैसे उसकी ग्रोथ हुई है। पहले ऐसे पीछे गया था, फिर यहाँ तक जाता है ना, फिर बीच में चला जाता है, जैसे अक्षय खन्ना के बाल यहाँ से चले गए। पूरा वो जो लुक उनकी एक बॉल्ड वाली मूवी भी आई थी, और लास्ट लुक इज अनुपम खेर लुक, राइट? ये कॉमन स्टार्स वगैरह अगर हम नोट करें, तो जो आगे जाना होता है वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। अब फीमेल पे आए तो फीमेल के बाल यहाँ से जाते हैं हमेशा साइड से, ये इसको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। तो साइडों से पतली होते हैं। वो भी कुछ जो गे मेन होते हैं, मैंने नोट किया, उनका भी इस तरह के हेयर फॉल होता है जो साइडों से जाता है। उसका रीज़न ये होता है जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा कम है, वो मेल पैटर्न में उल्टा है। उसका रीज़न है टेस्टोस्टेरोन हाई होना। तो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स यहाँ के बाल खाते हैं उम्र के साथ साथ। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिनिएचराइजेशन ऑफ फॉलिकल, मतलब जो बालों का जड़ है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। दैट कॉजेज बॉल्डनेस। तो उसको होने में 10-15 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। और इस दरमियान हम कुछ भी करें तो क्या वो रुकेगा? काफ़ी कुछ करने से रुकेगा, कुछ भी करने से नहीं रुकेगा। बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारी दुकानें बन गई हैं कि हेयर फॉल रुकने की, और लेज़र कोम, लेज़र ये, लेज़र लाइट। फिर इस फील्ड में भी है, लाख रुपए की डॉक्टर, मैंने तो लेज़र कोम खरीद ली थी अमेज़ॉन से, और मैंने सोचा इससे चला जाएगा, मैंने कहीं पढ़ा था, वो काम नहीं करती। ब्रांचेस खुल गई हैं अलग अलग, एक एक शहर में 15-15, 20-20। जी हाँ, वो ये लोगों में बहुत ईजी हो गया एक्चुअली आजकल बुद्धू बनाना ना, तो नई नई वो आ जाएंगे और वो कर लेंगे। देखिए आप, वो जो हमारी स्टेट मेडिकल काउंसिल वाली बात थी ना,
ना, लोगों को वो चेक करके ट्रेन डॉक्टर पे जाना चाहिए। मुझे अपने और अपने कोलीग्स पे बहुत प्राइड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग जब 8-9 साल पढ़ के निकलते हैं तो हम इन छोटी चीज़ों में जाएंगे या हम बेफालतू एडवाइस देंगे in general. So उसमें you should stick to a trained dermatologist and he or she will never misguide you. And I feel कि ये बालों के लिए जो बालों की दुकान है उसमें आप ट्रैप ना हो, आप अपनी डाइट को थोड़ा बेटर करें। बायोटिन विटामिन एच जो है वो अपनी डाइट में रोज़ाना लाएं। अगर आप स्पेशली दिल्ली में रहते हो, वो आपको मिलेगा सोयाबीन में, न्यूटेला में या एग में या नॉन वेज फूड आइटम्स में। तो ये आपको रोज़ाना खाना ही चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं थोड़ा मुश्किल है, बट लाइए, वरना हरी सब्जियाँ या लेंटिल्स में। बट फिर वो ये लेंटिल को आप बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप गैस पे किसी भी चीज़ को लंबा देर उगाते हैं, पकाते हैं, तो वो सारा उसका जो न्यूट्रिशन है ना वो ऊपर उसी की चिमनी में ही लग जाता है, समझ लीजिए स्ट्रेट अवे किचन वॉल्स में। जितना कम आपका खाना गैस पे चढ़ेगा उतना उसका न्यूट्रिशन आपके लिए बचेगा। तो थोड़ा अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल करिए और खाना बॉइल्ड, बेक्ड, ग्रिल्ड खाने की कोशिश करिए ताकि आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिले। किचन को मजबूत मत कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए। सो राइट। हाँ, अच्छा, जेनेटिक्स अगर हैं बॉल्डनेस के तो बॉल्डनेस आएगी ही, नहीं रोक सकते? बिल्कुल आएगी ही, मगर आप ट्रिगर रोक सकते हैं। आप बेफालतू केराटिन, कलर, मेरे पास इतने यंग पेशेंट्स आते हैं, लड़के बड़े अच्छे से, जी मैम मैं तो हेयर ड्राई करता, मैं तो कुछ किया ही नहीं आज तक, सिर्फ ड्राई करके पफ बनाता था कॉलेज जाते वक्त। कि पहले ये नया ट्रेंड है, 5 साल पहले मिलते थे सारे यंग लड़के, जेल लगाता था। सो आपने नोट किया होगा कि अब ये सारे फिल्म स्टार्स भी वो जो हेयर का ऐसे रखते हैं, ये रणबीर कपूर स्टाइल जो हो गया है, तो उस चक्कर में दे आर ऑल कीपिंग देयर हेयर लाइक दैट, यंग पीपल। सो वो हेयर अपना ड्राई करने, हेयर ड्राई रोजाना यूज़ करते हैं कलर्स के साथ। यंग लड़के 20-22 साल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो बाल तो जाएंगे ही जाएंगे। तो कुछ वक्त के लिए हम रोक सकते हैं जेनेटिक्स अगर है भी, अदरवाइज मेल पैटर्न बॉल्डनेस आएगी ही आएगी अगर आप जेनेटिक्स है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ना आए तो आपको उम्र भर बहुत ध्यान रखना है। पानी पीने से लेके पानी नहाने वाले से लेके क्या लगाते हैं, सब कुछ। और फीमेल बॉल्डनेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमने कई बार देखा है जेनेटिक्स नहीं भी रहे हैं, माँ के बहुत अच्छे लंबे बाल थे या फादर में भी ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी बॉल्डनेस हो रही है। ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न इज़ पोल्यूशन, स्ट्रेस एंड केमिकल्स। आज की लाइफ में, जो हमारी लाइफ में डाइट में भी केमिकल्स है, शैम्पू में भी केमिकल्स है। देखिए जॉनसन जॉनसन बहुत बड़ा ब्रांड था एक ज़माने में, हम सब ने यूज़ किया है, हमारे घर पे जिसके भी घर पे बच्चे हो। तो आप सोचिए अगर उसका जैसा ब्रांड यूएस में पकड़ा जा सकता है फॉर सच ए बिग फ्रॉड, तो आप सोचिए जो भी आप लगा रहे हैं आपसे कैसे ट्रस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो कंट्रोल और इस तरह के चेक्स होने में पता नहीं 100 साल लग जाएंगे। सो इट इज़ हॉरिबल टाइम्स वी आर लिविंग इन। सो हमें जितना अपने आप के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल रेगुलरली कर पाएँ। सर पे स्टीम लेना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो कुछ चीज़ें इस तरह की आपको होम रेमेडीज़ करनी चाहिए रेगुलरली अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं। शैम्पू हम कैसे सेलेक्ट करें? क्योंकि मुझे तो यही पता है कि टीवी पे जो एड्स आते हैं शैम्पू के, और उसमें भी लगभग नकली बाल ही दिखाए जाते हैं। तो मुझे उनमें से कुछ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, पर हमें उनमें से कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो ब्रांड रखे हुए हैं मार्केट में, मैं तो वही परचेज करूँगी। ट्रू, बट देखिए एज ए डॉक्टर मेरी सोच अलग रहती है। मैं मेडिकेटेड शैम्पूज़ को प्रेफर करती हूँ या नेचुरल शैम्पूज़ को प्रेफर करती हूँ। नाम अगर आप बता सकें। देखिए कुछ नेचुरल शैम्पूज़ हो जाएंगे, जैसे कि कोई हिबिस्किस वाला शैम्पू हो गया, कोई लेवेंडर वाला शैम्पू हो गया। इस तरह के शैम्पूज़ को नेचुरल माना जाएगा। एलोवेरा जेल आप फ्रेश पत्ते से लगा सकते हैं सर पे, कभी भी आपको उससे एलर्जी नहीं होगी। फेस पे या बॉडी पे हो सकती है फिर भी। और आप अपने बालों में पोल्यूशन से बचने के लिए हमने कहा सेट्रीमाइड लगाएं। अगर आप हेयर कलर करते हो, वो ग्लोबल, वो फैशन कलर हो या वो ग्रे हटाने वाला कलर हो, तो शैम्पू करने के बाद अगर आप 2 चम्मच दही लगा लें अपने सर पे 5-10 मिनट और फिर पानी से धो लें, तो वो एक लीव ऑन कंडीशनर जैसा भी हो जाएगा और वो इरिटेशन बचाता है, बाल डैमेज कंट्रोल करता है वो। एंड इस तरह के कुछ नुस्खे आप करें। शैम्पू की ब्रांड्स जो केमिस्ट पे बिकती हैं, जो ट्रांसलूसेंट होती हैं, जिनमें रंग कम होता है, उस तरह के शैम्पूज़ को पसंद करिए, ना कि जो टीवी एडवर्टीजमेंट्स में आती हैं। और इन शैम्पूज़ के भी आप ब्रांड बदलते रहिए। आपको कोई शैम्पू अच्छा सा मिल गया, आपने उसको 2 बार यूज़ कर लिया, 2 बॉटल्स ख़त्म करी, फिर आप दूसरे शैम्पू पे चले गए, फिर आपको जो पहले पसंद आया था उस पर वापस आ गए। आपको इस तरह बदलते रहना पड़ेगा। एक ब्रांड के लॉयलिस्ट ना बनो, आज की डेट में उसका ज़माना नहीं है। स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं बालों में? स्प्लिट एंड्स क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेयर ग्रोथ, बाल ढंग से ग्रो हेल्दीली नहीं हो पा रहे हैं, तो यू हैव टू ट्रिम इट। अगर आप रेगुलर ट्रिम कराएंगे तो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। उसमें स्ट्रेटनिंग का या बहुत हीट का, इसका कोई हाथ का नहीं भी होता? रोल है। केमिकल्स का तो हर चीज़ में रोल है जी।
मेरे हिसाब से हर चीज़ में, है ना. सो दैट इज़ देयर. इवन अगर पानी ख़राब है जहाँ आप रहते हैं, कुछ एरियाज़ के जहाँ पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, पीएच बहुत हाई है, तो उसमें भी हो जाता है. अच्छा, हमने बहुत सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं, इनकी बात की, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपको लूट रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट की बात की. एक और दुकान है बालों की जो बहुत लंबी चली आ रही है, ये दादी नानी के ज़माने से मुझे लगता है चली आ रही है, और वो है तेल की. और वो भी जो हमारी दादी नानी भी थी, वो भी इस फेवर में थी कि ये तेल लगाओ तो बाल लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, घने होते हैं. और वो अब करते करते तेल भी बहुत महंगे, हेयर ऑयल बहुत कॉस्टली मिलना शुरू हो गए. तो क्या हेयर ऑयल का बालों के लंबे घने होने या बाल्डनेस रोकने से कोई है रिलेशन? बिल्कुल नहीं. I am totally anti. I think most of my colleagues are also very anti hair oil in today's day and age. Reason being, आप कोई भी ऑयल लगाएं, फाइनेस्ट ऑयल लगाएं, वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और वो सिर्फ आपके एक तरह से लीव ऑन कंडीशनर बन रहा है. ये बहुत मुश्किल आदत होगी जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे जी नहीं मेरे पेरेंट्स लगा रहे हैं, मैं तो बचपन से लगा रहा हूँ, व्हाट इज दिस डॉक्टर टॉकिंग. मेरे पास क्लिनिक पे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है. मैं कहती हूँ चलो आपको बहुत मन है ना, महीने में एक दिन लगाओ, 10-15 मिनट बाद धो डालो, लगा के उसके बाद अपना शैम्पू कर लो. सो ये एक रेगुलर मेंटल कंडीशनिंग रही है. बट हेयर ऑयल डजेंट हेल्प, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा पोल्यूशन को. ये एक तरह का, देखिए लिपस्टिक लगा के मेरी लिप्स पिंक नहीं हो रही हैं, इट इज़ इट इज़ जस्ट आर्टिफिशियल कलर. सो लोगों की जो सर का डैंड्रफ है, जो पोल्यूशन है, जो डर्माटाइटिस है, आप तेल लगाएंगे ना, तेल इज़ फूड फॉर ऑल ऑफ दिस. तो आप तेल लगाएंगे, छुप गया, आप कहेंगे नहीं ये डॉक्टर गलत कह रही है. आप एक हफ्ता ना लगाएं, आप देखिएगा कि आपका क्या बुरा हाल होगा. उसके बाद आप और ज़्यादा लगाएंगे. सो इट्स अ वेरी विशियस साइकिल, मगर उससे लॉन्ग टर्म में आपका बाल बहुत डैमेज हो रहा है. आप तेल की जगह एलोवेरा जेल पे शिफ्ट करने की कोशिश करिए अपने आप को, तो वो आपको वाकई में बहुत फ़ायदा देगा. नहीं, मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि ये हेयर ऑयल मुझे ही सूट नहीं कर रहा है, या मेरे लिए अच्छा नहीं है, कि यार नानी दादी जो लगाती थी उनके लिए भी अच्छा नहीं था, उस पर वो लगाती थी, हैबिट थी. टाइम अलग था शालिनी. उस वक्त हवा इतनी गंदी थी नहीं. वी नीड टू अंडरस्टैंड, हवा, पानी, केमिकल्स उस वक्त बिल्कुल नहीं थे. अगर आप 20 ईयर्स पहले भी देखें, जब हम लोगों का ग्रोइंग टाइम था, जिससे अपनी एज पता चल रही है विद आवर एक्सपीरियंस, सो 20 ईयर्स अगो इट वाज ऑल वेरी डिफरेंट. उस वक्त ऑयल सूट करता था, तब तक सूट करता था. नानी भी छोड़िए, हमारे पेरेंट्स को भी सूट किया है, हमें भी सूट किया बचपन में. अब जो 40s के बाद जो तक लोग हैं उनको आदत भी है, मगर आप नहीं लगा सकते. अब आप पोल्यूशन देखिए, आप अपने घर पे कितनी बारी डस्टिंग तब करवाती थी आपके पेरेंट्स या फैमिली, और अब कितनी बारी ज़रूरत पड़ती है, डेली ज़रूरत पड़ती है. तो वो सर पे भी तो वही हो रहा है. सर पे तो उससे ज़्यादा डस्टिंग तो आप अपने बंद कमरे के अंदर आपको करानी पड़ती है डेली. दिन में 2 बारी, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट है या बहुत ज़्यादा सफाई या बहुत बड़े बड़े आपने स्लैब्स लगाए, तो आपको दिन में 2 बारी उसमें धूल मिट्टी दिख जाएगी. और आप तो खुद बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, यही सर लेके जाते हैं ना, तो उसके अंदर सोचो क्या क्या बैठता है. आप क्या खाते हैं, क्या शैम्पू लगाते हैं, कोई और स्मोक कर रहा हो, आप स्मोक करते हो तो अलग बात है, और कोई और कर रहा हो तो ऑल द मोर. पैसिव स्मोकिंग इज़ हॉरिबल फॉर स्कैल्प. तो इट इज़ बिकमिंग वेरी बैड. और आज की हवा तो पैसिव स्मोकिंग से भी बुरी हो चुकी है दिल्ली की. एक ऐसी टिप है जो आप मुझे कह रही हैं कि कोई भी ब्रांड का ऑयल है, महंगे से महंगा, जो ये क्लेम कर रहा है कि हमने तो बाल उगाए हैं, गंजे सिर पे भी बाल हमने उगाए हैं, वो भी झूठ बोल रहा है. बिल्कुल. ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है ऑयलिंग, बिल्कुल. कोई उसका इलाज नहीं. अच्छा, अब कंडीशनर के ऊपर भी आते हैं. क्या सबको सूट करता है कंडीशनर? नहीं, कंडीशनर सबको सूट नहीं कर सकता. सी, कंडीशनर इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर ड्राई हेयर, स्प्लिट एंड्स, जिनकी बहुत फिजी हेयर है, उन्हीं के लिए सिर्फ अच्छा है. और अगर आपको लगता है कि आपके बालों को लिए शाइन चाहिए तो आप कंडीशनर लगा सकती हैं, बट फिर उसको हर बार ही नहीं, कभी कंडीशन करिए, कभी कुछ रीटा या कुछ उसका मिक्सचर बना के स्कैल्प में डाल लीजिए. अगर आप ज़्यादा घरेलू नुस्खों में विश्वास ना भी रखते हो, सो आप हेयर शाइन के लिए स्प्रेज भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं. कंडीशनर की तरह वो भी हेल्प करता है. अगर आपको तेल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जैसे मेरी फैमिली में कुछ लोगों को है, तो महीने में एक दिन आप लगाएं, 10-15 मिनट बाद बाल धो डालें, लगा के आप तुरंत स्टीम ले लें ताकि आपको कुछ फ़ायदा भी मिले, एब्जॉर्ब भी हो, और फिर वॉश कर लें. और आप उसी ऑयल को जो आपने महंगे महंगे खरीदे हुए हैं अपने घर पे, उसको आप एज अ कंडीशनर लगा सकते हैं. अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप शैम्पू करने से पहले कंडीशनर लगाना चाहिए. आइडियली हम डॉक्टर्स का ये कहना होता है पहले कंडीशनर फिर शैम्पू. रिवर्स कंडीशनिंग का ज़माना आ चुका है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. जैसे पहले हम शैम्पू के बाद कंडीशनर करते थे, अब उल्टा होना चाहिए. तो पहले आप अपनी बॉडी बालों की टिप्स पे तेल लगा लीजिए, जो भी आपका महंगा वाला तेल है घर पे, उसको तेलों को टिप्स पे लगा दिया, लाइक जैसे कि आपने कंडीशनर लगाया है, तब तक बॉडी नहा ली, फिर बाल अपने रिंस करके उसके बाद शैम्पू कर लिया. दैट इज़ द राइट वे टू यूज़ ऑयल. शैम्पू रोज़ कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल नहीं. यू कांट डू मोर देन थ्राइस अ वीक मैक्सिमम. और क्योंकि हेयर जैसे जैसे थिन होते जाते हैं ना, हमें लगता है हम अगर शैम्पू करेंगे तो एटलीस्ट आज वो थोड़े फ्लफी रहेंगे, थोड़ा लुक हमारा अच्छा रहेगा. और ऐसे शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आप रोज़ शैम्पू करेंगे हमारे प्रोडक्ट से तो भी आपके बाल ख़राब नहीं होंगे.
देखिए वो शैम्पू एड्स और उन क्लेम से तो मैं बहुत दूर हूँ, और मैं उसमें बिल्कुल भी वी डोंट वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ आप रोज़ बाल नहीं धो सकते, और अगर आपको बाल प्लम्प करने हैं तो ये अनदर एक होम रेमेडी है जो मैं खुद करती हूँ। और एप्पल सिडार विनेगर, सफ़ेद सिरका जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहेगा, वो सबसे सस्ती ब्रांड का ले लीजिए, क्योंकि आपको उसको खाना नहीं है। आपने कल बाल धोए थे, आज आपको कहीं जाना है और आपके बाल बहुत डल और ड्राई से लग रहे हैं, तो बाथरूम में एक ग्लास रख लीजिए, सफ़ेद सिरका रख लीजिए, जितना उस ग्लास में सफ़ेद सिरका डालेंगे 10-20 ml उतना पानी डालिए, ग्लास को हिला लीजिए, ग्लास को अपने स्कैल्प में डालिए, 5-10 मिनट कुछ और करिए, नहाइए, दांत ब्रश करिए, उसके बाद बालों को सिर्फ पानी से रिंस कर दीजिए। आप ACV जो है वो आपके pH को भी बदलेगा, स्कैल्प को क्लियर भी करेगा और बाउंस भी देगा। दूसरा, थोड़ी मार्केट में जो टेल कोम्ब आती है, दैट इज़ द ईजिएस्ट थिंग, वो थोड़ा सा बालों को वॉल्यूम देने के लिए। जो मार्केट के वो स्प्रेज वगैरह होते हैं उनसे भी बचिए, वो भी, क्योंकि जहाँ स्प्रे आया उसके अंदर अल्कोहल है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग केमिकल है। स्प्रे बनाने के लिए ही अल्कोहल चाहिए होता है किसी भी कंपनी को, कि वो मशीन के अंदर डाल के कंप्रेस करने के लिए। सो डोंट यूज दो स्प्रेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ड्राई शैम्पू, ड्राई शैम्पू इज़ ऑल केमिकल्स ओनली, तो आप उसमें टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ, अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है तो ड्राई शैम्पू फिर भी ठीक है, मगर रोज़ शैम्पू ठीक नहीं है। तो मैं ऐसा क्या करूं, ये मैं टीनेज बच्चों के लिए पूछ रही हूँ जिनके अभी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हेल्दी हेयर हैं, वो ऐसा क्या करें कि उनके बाल हमेशा वैसे ही रहें? देखिए ऑल टिप्स। ओके, सो एज वी डिस्कस, नंबर 1, ब्यूटी पार्लर की चीज़ों से बचें। आप अपने सर के लिए अगर डेडिकेटेड स्कैल्प स्टीमर खरीद सकते हैं एज अ फैमिली, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, डिपेंडिंग ऑन एज एंड टाइप ऑफ हेयर, आपको स्टीम लेनी चाहिए सर पे। स्टीम आप अपने स्कैल्प पे कुछ लगा सकते हैं। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है तो आप अपनी स्कैल्प पे थोड़ा सा एप्पल सिडार विनेगर या सेट्रीमाइड लगा के भी आप स्टीम ले सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, डिपेंडिंग ऑन एज, टाइम आपका बदलता रहेगा। दूसरी चीज़, आप अपने बालों में थोड़ा सा वो आंवला, रीटा, शिकाकाई, उसको वापस लेके आइए जो ग्रैंड माँ करती थी, ठीक है। तो उस तरह का मार्केट में बने बनाए मिक्सचर आते हैं, आप अपना खुद बना लीजिए। महीने में 1 दिन उस मिक्सचर को आप एज ए लिक्विड शैम्पू खुद बना के, उसी कोई ग्लास में आपने इन तीनों का मिक्सचर डाला, इक्वल क्वांटिटी पानी डाला, बन गया शैम्पू, उसको हिलाया, उसको अपने सर पे डाल दिया। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, हर एक को हेल्प करता है। तीसरी चीज़, अपनी डाइट अच्छी रखिए। डाइट के अंदर प्रोटीन, विटामिन H और विटामिन B12, विटामिन D, इन चीज़ों को ज़रूर लेके आइए। इनसे आपके बाल अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड अपने बालों को कंडीशन या कुछ शाइन ज़रूर बना के रखने के लिए बहुत ज़रूरी है दही खाना और दही लगाना भी। स्कैल्प में भी आप दही लगा सकते हैं, महीने में 1 दिन लगाएं, हफ्ते में 1 दिन लगाएं, वो आपके ऊपर है कि कितना आप अच्छे से रखना चाहते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे घर के बाहर निकाल देंगी, दही मतलब वो कहती हैं दूध दही तो नाली में नहीं जाना चाहिए, इनको बालों में नहीं लगा सकते, मैं नहीं इसको कर पाऊंगी। अच्छा, ये सब करने के बाद भी इन केस मैं बॉल्डनेस की तरफ बढ़ ही रही हूँ या कोई भी बढ़ रहा है, तो वो कौन सी स्टेज है या मिरर में खुद को देख के मैं कैसे पहचानूं कि अब हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? देखिए, फॉर जो स्टेज है मेन के लिए ही है, तो इट विल डिपेंड आपके ऊपर, आप कब कॉन्शियस हो रहे हैं। आई हैव हैड पेशेंट्स इन देयर, मतलब मैंने अर्लीस्ट हेयर ट्रांसप्लांट 26-27 साल के एक लड़के का किया था, और सिर्फ आगे उसके कुछ बाल यहाँ से कम हुए थे, बट वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। इनफैक्ट उसने UPSC क्रैक कर ली थी, अपना ज्वाइन करने जा रहा था, बट ही वाज सो कॉन्शियस कि मुझे यहाँ बाल चाहिए। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स रहे हैं कि दूसरी शादी करने जा रहे हैं, यहाँ से छोड़िए यहाँ तक गंजे हो गए तब करा रहे हैं, तो वो आपके कॉन्फिडेंस पे है हेयर ट्रांसप्लांट। तो लेडीज़ के लिए इन जनरल सिंपल 4 ब्लड टेस्ट आपके चैनल पे बता देते हैं, आप वो करा के अपने डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएँ तो आपकी कंसल्टेशन बचेगी। TIBC, सीरम फेरेटिन, सीरम विटामिन B12, सीरम विटामिन D एंड कैल्शियम, इनमें से 5 में से किसी चीज़ की कमी आपको हो तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर आपके बाल 3 महीने से ज़्यादा गिर रहे हैं तो इन ब्लड टेस्ट को आप एक बारी ज़रूर कराइए। बाकी जो हमने घरेलू नुस्खे कि अगर इनमें से कुछ कम है तो पहले उसको ठीक करा लें, उसको ठीक कराने के बाद भी बाल गिर रहे हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट पे जाएं। मैं ये भी चाहती हूँ अपने व्यूअर्स से कि जो भी नुस्खे अभी बताया डॉक्टर दीपाली ने, आप अगर उनमें से कुछ यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लीज़ आप कमेंट में बताइए और ये बताइए कि आपको उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, या अब जो आपके मिथ्स टूटे हैं, मिथ बस्ट किए हैं अभी डॉक्टर दीपाली ने, वो भी आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई मुझे तो ये लगता था कि SPF 50 लूँगी, 40 लूँगी, 60 लूँगी इनफैक्ट मार्केट में है, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा और मैं पैसे खर्च कर रही थी। तो ऐसे अगर आपके कोई मिथ टूटे हैं आज, तो आप वो भी हमें ज़रूर पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप बता सकते हैं, या डॉक्टर दीपाली को आप थैंक्स भी बोल सकते हैं। आई मीन मैं तो सामने से बोल पा रही हूँ, पर आपको अगर कहना है तो आप कमेंट में बताइए। अच्छा, अब हम एक क्विक राउंड कर लेते हैं, आप फटाफट से हाँ ना में और उसके आगे का आपका जो कमेंट है उस सवाल को लेके वो व्यूवर्स को ज़रूर बताइए। तो वो मैं एक एक करके पूछती हूँ। एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाने से चेहरे पे चमक आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सिर्फ हाइड्रेशन आती है एलोवेरा जेल से, चमक नहीं आती। ऑल राइट। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी से चेहरा मेरा गोरा हो जाएगा? नहीं, मुल्तानी मिट्टी से भी गोरा नहीं होगा। मुल्तानी मिट्टी से सिर्फ और सिर्फ हाँ क्लीन होगा। सो अगर वो तो आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए जो भी आपका फेस को क्लीन करता है, अगर आपका स्किन का ओवरऑल कलर गोरा है तो हाँ वापस गोरा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है। दही, बेसन, हल्दी, शहद, इन सब का पैक बना के अगर मैं चेहरे पे लगाऊंगी तो झाइयाँ दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी। बेसन हमें नहीं लगाना चाहिए। देखिए बेसन एक्सफोलिएंट होता है आज के ज़माने में, सो बेसन से अनकंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन हो सकती है, मतलब कि पिगमेंटेशन बढ़ भी सकता है। बाकी 3 चीज़ें आप कोई भी लगा सकता है। टोमेटो रस्सा आप लगा सकते हैं थोड़ा बहुत स्किन को लाइट महसूस करने के लिए कुछ घंटों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऑल राइट। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर में जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, पैसे खर्च करके उन्हें यूज़ करना चाहिए? मैं ब्यूटी पार्लर वालों से लड़ाइयाँ नहीं करने जा रही हूँ। हाँ, बट कुछ चीज़ें तो उनकी बहुत अच्छी होती हैं, बट रेगुलरली नहीं करना चाहिए, बहुत रेगुलरली नहीं करना चाहिए हमें। ऑयली स्किन है तो पिंपल होगा ही? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑयली स्किन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, जो हमने पहले कहा मुल्तानी मिट्टी, वो आप ऑयली स्किन को ज़रूर यूज़ करिए। वो क्लीन के साथ साथ ना हमारे ऑयल्स को स्किन की अच्छे से निकाल देता है। ये एक और सवाल है जो आप ऑलरेडी पॉडकास्ट में बता चुकी हैं, लेकिन चूंकि ये क्विक राउंड हम कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ इसमें भी आप बता दें कि महंगे प्रोडक्ट सस्ते प्रोडक्ट से अच्छे होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों को लगता है बट महंगा प्रोडक्ट ऐसे नहीं है कि वो आपको ज़्यादा अच्छा, गोरा, साफ कुछ भी कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है कि वो नेचुरल है तो अच्छा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्लेम किसको कर रहा है? आपको जिसने खरीदना है उसको अपना बेचने के लिए प्रोडक्ट, दैट्स इट। देयर इज़ नो लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और कोई भी चीज़ जो नेचुरल होगी फिर उसका शेल्फ लाइफ बहुत लंबा होगा, 3-4 साल के लिए। ये सब बातें आप समझिए। वो नेचुरल लिख के नीचे लिख देते हैं एक्सपायरी इन 6 months, तो मतलब कुछ तो केमिकल है उसमें। सो नेचुरल इज़ नॉट पॉसिबल टू बी सोल्ड लाइक दिस। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली इतना टाइम भी देने के लिए। और ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था पॉडकास्ट शुरू होने के पहले भी कि मुझे आप इतनी सच्ची एडवाइस देंगी, वो एडवाइस देंगी जो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे लगता है नहीं देता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।